दिसंबर 2023 में मुझे जो है अरेस्ट किया सऊदी सीआईडी ने। पाकिस्तान आईएसआई का इन्फ्लुएंस आप देखिए कि सऊदी अरब के अंदर भी ये लोग जो है बंदों को उठा लेते हैं। वो मुझे पूछ रहा था कि इमरान खान के बारे में तुम क्या व्यू रखते हो। यूके में कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे, उन लोगों ने नैरेटिव चलाया कि रॉ का एजेंट पकड़ा गया है। किसी ने ये भी फैला दिया कि जो है ना ये आरएसएस का ट्रेन टेररिस्ट था। तो मैंने कहा अरे मैं तो मुसलमान पहले हूँ। ठीक है, सब ठीक है, मगर तुम हिंदी पहले हो। पाकिस्तानियों की अरबियों की हमेशा लड़ाई होती थी। जब वो पूछते ना कहाँ से हो, बोलते पाकिस्तान। ओ पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, बूम, ऐसे करते थे। सऊदी वाले सऊदी करते थे। एक तो एसी होता है अंदर, 3 टाइम खाना गरम गरम आता है, इसमें अंडे भी मिलेंगे, खजूर भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, केक भी मिलेगा। हर महीना आपको 150 रियाल वो आपके कार्ड में पैसे भी डालेंगे, ग्रोसरी मंगवा सकते हैं। तो ये क्या होटल है, क्या जेल है? मलयाली ज्यादा वहाँ पे शराब बनाने के केस में आते हैं, पाकिस्तानी ज्यादातर ड्रग्स के केस में आते हैं। इतना एक्सट्रीम रेसिज्म है भाई। अगर कोई बैठा है इंडियन पाकिस्तानी बैठा है तो उसको कॉलर पकड़ के ले जाते, चलो मेरा कपड़ा दो। शरिया लॉ आज भी वहाँ इंप्लीमेंट होता है। शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं आज भी वहाँ पे। मुस्लिम होगा तो कोड़े पड़ेंगे, नॉन मुस्लिम होगा तो कोड़े नहीं पड़ेंगे। कई लोग कन्वर्ट हो जाते थे कोड़े ना पड़े ताकि अगर मारने वाला मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान है तो फिर कत्ल के बदले कत्ल है। जज ने उसको पूछा कि भाई एजैकुलेशन होता है, वो बाहर था कि अंदर था? अंदर था का मतलब ये है कि ये रेप नहीं था। सबसे खतरनाक कौन से थे वहाँ पे जेल में? कन्वर्जन में भी क्या बोलते पता है? दलितों पे फोकस करो। हेलो जाहक भाई, कैसे हो आप? बस ठीक ठाक है अरियन भाई, आप बताइए कैसे हैं? बहुत समय से आपके साथ एक संवाद करने की हम कोशिश कर रहे थे, जी और अनफॉर्चुनेटली आप एक बार सऊदी में भी आप चले गए। वहाँ पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुआ। जी तो हम उससे पहले से हम टच में थे, और उसके आने के बाद भी हमने कोशिश की, बट आपका दिल्ली बहुत कम आना होता है। जी जी। तो क्या आप थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देंगे अपना, जो लोग पहली बार आपको सुन रहे हैं? मेरा ताल्लुक ओरिजिनली हैदराबाद से है, और मैं हैदराबादी मुस्लिम हूँ। और मैं गल्फ़ में रहा हूँ, तकरीबन 12-13 साल मैं गल्फ़ में रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, ये सारे रीजन्स में घूमता फिरता था। और बेसिकली मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है, और मैं आईटी कंसल्टेंट था। और मीनवाइल मैंने 2018 में मिली क्रॉनिकल शुरू किया था एज ए पैशनेट प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद 2021 में मैंने इसको यूके में रजिस्टर किया, प्रॉपर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन मैंने वहाँ पे किया। देन वहाँ से काफ़ी मतलब लोगों ने एक्सप्लोर किया, और फिर मैं भी लोगों से इंगेज करना शुरू किया। और स्पेशली जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, एनालिस्ट होते थे, तो उनके साथ शुरू में बड़ा अच्छा इंगेजमेंट होता था। देन ग्रेजुअली जो है सऊदीज़ के साथ भी हमारा इंगेजमेंट बढ़ना शुरू हुआ। सऊदीज़ ने हमको काफ़ी इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस में बुलाना शुरू किया। इनफैक्ट 2023 में सऊदी मीडिया फोरम में मैंने वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर से भी, मतलब वो आए थे वहाँ पे, तो उनसे मैंने मुलाकात भी की, सेल्फी वगैरह भी उनके साथ ली थी। और फिर 2023 अप्रैल में फिर मुझे G20 Y20 में भी बुलाया गया था एज एन इंटरनेशनल पैनलिस्ट। और हमारे काफ़ी सिंसियर जर्नलिस्ट जो है ना, आदित्य राज कोहली, हमारे पैनल के मॉडरेटर भी थे। तो 23, जैसे आप बताओ, 21 में मैंने उसको रजिस्टर किया। 21 से 23 तक की जर्नी बहुत अच्छी रही, और मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया था उसके अंदर, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में, मिडल ईस्ट अफेयर्स में, ख़ास तौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड और ये सारी चीज़ें, जमात इस्लामी, मुस्लिम ब्रदरहुड, इनका इन्फ्लुएंस, रेडिकलाइजेशन और इस काफ़ी तरीके। आप काफ़ी मुखर तरीके से बोलते थे, जी बहुत ही। बिल्कुल, एकदम ओपनली, या बिना किसी परेशानी के। और कशोगी का जब इशू हुआ था तो उस टाइम पर भी एक ऐसे मतलब पीसेस में पब्लिश करता था मिली क्रॉनिकल में, जो बिल्कुल ये रेडिकलाइजेशन या मुस्लिम ब्रदरहुड को एक्सपोज करने वाली चीज़ें होती थी। तो बहरहाल बहुत अच्छा हमारा ग्राफ जा रहा था। और फिर ऑब्वियसली हर फील्ड में होता है कि आपको नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं। तो फिर इस तरह से पाकिस्तान आईएसआई को कुछ हमारी चीज़ें पसंद नहीं आई, क्योंकि G20 में जब हमारा आना हुआ था कश्मीर में, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे जो चेंजेस आई हैं, तो उसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव मैंने लिखा था। और लिखने के बाद जो है न्यूज़ एक्स वगैरह जो इंडियन चैनल्स हैं, लोगों ने मुझे बुलाया था पैनल में। उसके बाद ऐसा हुआ कि दिस एक्चुअली अपसेट पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान ने फॉर्मल कंप्लेन की कि ये जो है रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अरब्स और पाकिस्तानी के बीच में। अच्छा। और इनके चूँकि अलायंसेस बने हुए हैं, और ख़ासतौर पे सऊदी अरब का बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस इनके साथ बना हुआ है। देन फिर इन लोगों ने कंप्लेन की, और पीटीए की तरफ से मुझे मेल भी आई थी, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से अक्टूबर 2023 में मुझे मेल आई थी कि आपका जो अकाउंट है ये कॉन्स्टेंटली टारगेट कर रहा है। हालांकि कांस्टेंट टारगेट नहीं होता था, क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज भी बहुत होते थे बात करने के लिए, मगर अब उनको मुद्दा मिल गया था बताने के लिए। देन फिर दिसंबर 2023 में फिर मुझे जो है इन लोगों ने अरेस्ट किया, सऊदी सीआईडी ने।
अच्छा। और जब कर रहे थे तो मुझे यही बोल रहे आप थे कि वैसे ही गए हुए थे सऊदी में जैसे आप जाते थे नॉर्मली पहले भी, हाँ, मतलब मैं वहाँ काम काम भी के लिए? करता था, मेरी फैमिली थी, हम्म। जॉब था, हम्म। मतलब पूरा सेटअप वहीं पे जमा हुआ था सऊदी अरब के अंदर। हम्म। तो फिर जब मैं 18 दिसंबर को वापस आ रहा था तो फिर उन लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी। वो ट्रेस कर रहे थे बेसिकली। तो हम्म। उस दिन थोड़ा सा मैं ऑफिस से लेट भी निकला था, 6 बजे। हम्म। तो मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा ऑफिस तो 4 बजे ख़त्म हो जाता है, आज 6 बजे क्यों निकले? तो मतलब वो दो उनका घंटे उनकी ड्यूटी बढ़ा दी। हाँ, ड्यूटी बढ़ा दी, 2 घंटे बैठे हुए थे वो। हाँ। तो बोल रहे थे कि इतना देर क्यों लगा दी तुमने, 6 बजे तक क्यों बैठ गए? हाँ। तो बहरहाल फिर उसके बाद मुझे बोले चलो हमारे साथ, बस हम चेक करना चाहते हैं आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है। ले गए और फिर खजूर घावा वगैरह रखा। बोले कि यार आप तो बहुत अच्छा सऊदी के बारे में भी बोलते हो, पर क्या परेशानी है तुमको पाकिस्तान से, क्यों पाकिस्तान को बार बार टारगेट करते रहते हो? मैंने कहा भाई बार बार कोई नहीं करता, हम्म। कोई कोई चीज़ हो जाती है, कुछ कुछ चीज़ हो जाती है, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म। मैंने कहा इरहाब बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, हम्म। टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर मैंने कुछ कुछ लिखा है, बोला है ऐसे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये ममनू है यहाँ पे सऊदी अरब में, आप इस तरह से कोई दूसरे कंट्री को, खासतौर पे हमारे जो स्ट्रॉन्ग अलायंस है उसको आप टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा। और हादा शिकवा मिन पाकिस्तान, उन्होंने कहा ये शिकायत आई है पाकिस्तान की तरफ से। हम्म। तो क्योंकि वो पीटीए का भी जो आया था ना, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का, फिर मेरे ख्याल से उन लोगों ने डायरेक्टली कंप्लेन की थी वहाँ की इंटेलिजेंस को। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी शुगुल कोएस, रातिब कोएस, हुरमा मौजूद है ना, बच्चा मौजूद है ना, मतलब वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पे है, बीवी है, जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, गाड़ी अच्छी तुम्हारे पास है, तो क्या ज़रूरत थी तुमको खामखा पाकिस्तान के पीछे पड़ने की? हम्म। तो फिर उन लोगों ने मुझे असल में परसुएशन किया ऐसे तरीके से कि वो मुझे ये बता रहे थे कि भाई कल हम आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ले जाएंगे, शाम तक छोड़ देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा टेंशन नहीं है, इजी इजी थिंग है। हम्म। और फिर जैसे वो आए, खजूर वजूर खिलाया, बिठाए, इज़्ज़त से बात की, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा इशू नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हम बट बकरा हलाल हो रहा बकरा हलाल हो रहा था। था। तो हम समझे चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन जब हमको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ले गए, हाँ। अब वो मुझे पूछ रहा था कि इमरान खान के बारे में तुम क्या व्यू रखते हो। अनवर कक्कर केटेकर था उस टाइम पे, अच्छा। केटेकर गवर्नमेंट थी, तो अनवर कक्कर के बारे में तुम क्या मानते हो, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान आर्मी के बारे में तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मैं अब चूंकि भाई हम बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम बेकार जवाब दें। हम्म। बाद में वकील ने हमको बताया कि यार आपको, मतलब ये भी आपके डिप्लोमेटिक बोल। ऑडियंस के लिए भी काफ़ी इसमें टिप है हम्म। कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो यू शुड साउंड इडियोटिक। हम्म। आपको एकदम बेवकूफ़ लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि भाई मैं तो भाई ऐसे ही मिल गया, मैंने पोस्ट कर दिया। हम्म। आप वहाँ पे जब आइडियोलॉजिकल साउंड करते हो, जब उनको लगता है कि यार ये बंदा काफ़ी ग्राउंडेड है आइडियोलॉजी में, और इसको पता है चीज़ों इसको का, पता है चीज़ों का, तो अब उनको ये फंसोगे। लगा कि यार ये इंडियन होते हुए इतना ज़्यादा क्यों ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे इंटरेस्टेड है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिक्स होती है वो इंडिया पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। हाँ। हाँ, इमरान खान आया तो यूएन में उसने स्पीच दी, तो आप मैंने देखा अपनी आंखों से, लोग डीपी इमरान खान की लगा रहे हैं इंडिया के अंदर। आप बताइए, हम्म। इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर है, यूएन में उसने गड़बड़ मचाई, डीपी इंडिया में लगा रहे हैं लोग। तो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का इंडिया के मुसलमानों के ऊपर। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ये चीज़ को टच करना ज़रूरी होता है। तो जैसे उन्होंने सारी चीज़ें पूछी और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये लोग इमरान खान को नहीं पसंद करते, तो मैंने वहाँ पे जानबूझ के नेगेटिव ही बोला उसके बारे में। उसके बाद भी बकरा हलाल हुआ, मगर फिर आपने तो सारा उनको पूरी पॉलिटिक्स समझा दी हाँ, सारा पाकिस्तान कुछ के, बता पूरा पूरा पीएचडी पेल दिया वहाँ हाँ, पे। फिर जब अंदर गया तो वहाँ देखा तो 6-8 बंदे आए हैं। हम्म। कोई दो हमारे सेल में, कोई दो दूसरे सेल में, दो स्प्लिट कर दिया उन्होंने। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला हुआ, बोल रहे थे कि हमने पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी थी उसकी झंडी हमने लहराई थी, तो हमको उठा के ला लिए। एक साहब आए थे, उनकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी, हाँ। वो पतंग उड़ा रहे थे बीच पे, कॉर्निश पे। हाँ, वो वो इवेंट पाकिस्तान के थे ये लोग? पाकिस्तान के थे, सब पाकिस्तानी। हाँ। तो वो पतंग क्या उड़ा रहे थे, पीटीआई का उस पर फ्लैग था, हाँ। वो उसकी पतंग उड़ा रहे थे, और ये इवेंट पीटीआई वालों ने रखवाया था वहाँ पे। तो 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 और किसकी उड़ाएंगे यार, पीटीआई का इवेंट है तो। तो सीआईडी ने उनको भी उठा लिया। हाँ। तो मतलब आप पाकिस्तान आईएसआई का इन्फ्लुएंस आप देखिए कि सऊदी अरब के अंदर भी ये लोग जो है बंदों को उठा लेते हैं। बहरीन में, सऊदी में, इधर उधर जो है ना, जो इनके जो, अब एग्जांपल हमारे पास राहत इंदौरी जैसे सटारिकल पोइट जो थे, हम्म। तो गवर्नमेंट के ऊपर पोइट्री लिखते थे, शायरी लिखते थे। हाँ। इस तरह के कुछ पोएट्स जो है पाकिस्तान के भी हैं, अच्छा। जो वो पाकिस्तान छोड़ के बहरीन में या दुबई में या सऊदी में रह जाते हैं आकर। हाँ। तो चाय पीने के लिए कोई निकला, गाड़ी आई, उठा के लेके चले गए। रियाद में हारा में कोई घूम रहा है, गाड़ी आई, उठा के लेके चले गए।
मतलब ओह। इनका नेटवर्क आप समझिए आईएसआई का बहुत खतरनाक है मिडिल ईस्ट के और अंदर। क्योंकि आईएसआई इमरान खान के खिलाफ थी। खिलाफ थी, तो हाँ। अब ये पतंग भी उड़ा रहे तो उनको उठा लिए, बताओ यार, पतंग उड़ाने वाले को वो, मतलब मगर बेचारे पीटीआई वालों की वहां तो हाँ ऐसी तैसी हो ही रही है हाँ, पाकिस्तान एक में। एक टैक्सी वाला था बेचारा, हाँ। वो टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए आया था। हाँ। दो चार पाकिस्तानी टैक्सी वाले थे, पीटीआई के झंडे वंडे लेके, उनको लगा कि ये हम पतंग उड़ाएंगे, झंडे लहराएंगे और टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे, व्यूज़ आएंगे, वो भी उड़ गया। तो उसके बाद जितने ये सब उठ के आए थे, मगर इन लोगों ने होशियारी क्या की, इन लोगों ने पहले ही लॉयर, मतलब पकड़ते ही इन्होंने लॉयर कर लिया था। अच्छा, पता होगा ना उनको हाँ, पहले। जैसे इन्होंने लॉयर किया, करते ही लॉयर ने बोला कि यार आप लोग जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, और बोलना कि भाई हम तो जा रहे थे, आए और पतंग उड़ रही थी तो उड़ा दिए। हाँ, तो किसी ने दे दिया किसी हमको। ने दे दिया हमको, तो खैर वो 3-4 महीने बाद निकले बाहर, 3 महीने 4 महीने के बाद वो लोग बाहर निकले। हम्म। ये एक नहीं था केस, ऐसे बहुत सारे केसेस थे। एक बंदा करीम नाम था उसका, वो कारपेंटर का काम करता था, पाकिस्तानी। हम्म। उसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, हाँ। व्हाट्सएप स्टेटस में उसने लगाया था कि इमरान खान जो है वो किंग सलमान के साथ ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है। एक वीडियो बड़ा ओ। मशहूर है उसका। हाँ हाँ हाँ। तो इसने इमरान खान को ही टारगेट किया, हाँ और उसमें उसने ये लिखा कि इमरान खान ऐसे बात कर रहा है किंग सलमान से जैसे हम उसको पैसे, मतलब वो हमको पैसे देना है, हाँ हाँ हम हाँ। उनसे पैसे लेना नहीं है, बल्कि वो उल्टा हमको पैसे देना है, इस तरह से एटीट्यूड से बात कर रहा है वो। तो बेसिकली वो तो क्रिटिसाइज ही कर रहा था इमरान, क्रिटिसाइज ही कर रहा था, फिर भी उसको पकड़ा। उसको भी उठा लिया। अब वो भी 3-4 महीने, मतलब आप क्या ये, उनको समझ में नहीं आया, मतलब सऊदी नहीं नहीं, सीआईडी को? ये देखिए, गल्फ़ में अगर कोई रहता है, और ये गल्फ़ में रहने वाले इंडियंस के लिए ख़ास तौर पे नसीहत है, गल्फ़ में अगर कोई रहता है तो यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। दी, या पॉलिटिक्स भी, या फिर कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में आप बात मत करिए जहाँ पर इनके डायरेक्ट इंटरेस्ट होते हैं। हम्म। जैसे एग्जांपल, अगर आप यूएई में रहते हैं, डोंट टॉक अबाउट सूडान, डोंट टॉक अबाउट एरिथ्रिया या इथोपिया या यमन, क्योंकि यमन का जो एक फैक्शन है एसटीसी, सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, इसको यूएई बैक करता है, हम्म। और वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सऊदी बैक करता है। हूती को तो खैर ईरानी बैकिंग है। आप अगर इधर चले जाइए अपना सूडान के अंदर, तो सूडान की जो आर्मी है, सूडान की आर्मी को सऊदी बैकिंग करता है, और आरएसएफ जो है ना, रैपिड जो सपोर्ट फोर्सेस है वहाँ की, उसको जो है ये यूएई बैकिंग करता है। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है। अब इनके चाइना के साथ भी जो है काफ़ी आर्म्स डील्स, डिफेंस डील्स भी होते हैं, तो यू शुड नॉट ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट चाइना। तो आप एटलीस्ट वहाँ जा रहे हैं तो आप उनकी टेरिटरी में मत करिए, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि इंट्रोगेशन के टाइम पर उन्होंने ये पूछा था कि आपने ये जो ट्वीट्स की हैं ये हमारी टेरिटरी में की हैं या आउटसाइड टेरिटरी आपने की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओह। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मैंने आउटसाइड की है। मैंने उनको कहा ये मैंने आउटसाइड की है, G20 तो आउटसाइड ही हुआ था, हाँ। मैंने ये टेरिटरी आपके टेरिटरी के बाहर किया था। मगर जो ट्वीट्स उन्होंने 3 महीने के बाद निकाल के लाए थे, तो वो तो टेरिटरी के अंदर थे। ओह। तो फिर हमारे लॉयर ने फिर मेरा एग्ज़िट स्टैम्प, एग्ज़िट री एंट्री, वीज़ा डेट्स और फ्लाइंग डेट्स, ये सारे चेक किए, वो मैच नहीं हो रहे थे क्योंकि वो टेरिटरी के अंदर ही थे। और जब वो आपका फ़ोन भी लेते हैं, आपका लैपटॉप भी लेते हैं इंट्रोगेशन के लिए, तो सिर्फ वो उन चीज़ों को देखते हैं जो केस से रिलेटेड है, अच्छा। इररेलेवेंट चीज़ें नहीं देखते। मिसाल के तौर पे एक यमनी लड़का मेरे साथ था, 12 साल पहले उसने एक मीम लगाया था पुलिस के ऊपर, 12 साल पहले, जब वो 23-24 साल का था। अब वो 34-35 का हो चुका और है। वो जेल में ही था? उसको 12 साल के बाद पकड़े, अच्छा, 12 साल के बाद? और वो बोल रहा है कि उसके 600 फॉलोवर थे खाली ट्विटर के ऊपर। तो 600 फॉलोवर के 12 साल के बाद भी उसको पकड़ के लाए। हो सकता था कि केस दब चुका था, बाद में वो निकली फाइल, पता नहीं क्या हुआ। तो कि तुमने पुलिस को क्रिटिसाइज ही क्यों किया, मीम क्यों बनाया? हाँ जो हमारे यहाँ कार्टून नहीं आता, अमूल वाला कार्टून, इस हाँ तरह हाँ से हाँ। कार्टून, इस तरह से कोई कार्टून था, डाल दिया उसने। ना उसका ट्विटर अकाउंट अभी है, ना वो कार्टून है, मगर वो 12 साल के बाद उसको उठा के लेके आए। अब उसके फ़ोन में वो बता रहा था कि मैं कभी बहरीन वहरीन जाता था तो मैं पीता भी था। तो उसको पूछे, ये तुम ये जो पीने वाली तस्वीरें हैं कहाँ की है, सऊदी की है कि ये कहीं और की है? बोला हमने बहरीन की। ठीक है, तो मैं पॉइंट क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि उनकी टेरिटरी में अगर कोई चीज़ होती है उनके लॉ के हिसाब से, तो वो क्वेश्चनेबल है। उसके अलावा आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में कुछ भी दूसरी जगह की चीज़ मिलती है तो उनको बॉदर नहीं करती। ये तो काफ़ी प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, हाँ, मतलब अगर हमारी पुलिस के साथ कंपेयर करा जाए तो।
तो वो आपको वो भी पूछ लेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया। और हमारी फिल्मों में भी होता है ना कि कोर्ट में सेशन चल रहा होता है, लास्ट में कोई जो है दरवाज़ा खुलता है और कोई व्हील चेयर पे आ जाता है गवाह बन के। तो वो वैसा वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे जो पहले से केस से रिलेटेड होता है सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस होता है। तो काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं, काफ़ी उसमें मैं ये कहूँगा कि लिमिटेशंस भी हैं उनके लॉ में। जैसे एग्जांपल, अगर फाइल कोर्ट जेल तक नहीं आती तो ना आपका डिपोर्टेशन होता है, ना आपको वो लोग जेल में एक्स्ट्रा रखेंगे, बल्कि अगर फाइल नहीं आती है फिज़िकल फाइल तो वो आपको लोकली भी छोड़ भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि जो जिनके पास खामा नहीं होता, परमिट नहीं होता, इलीगल माइग्रेंट होते हैं, उनको लेके आते हैं। 3-4 महीने का अगर जो कोर्ट जजमेंट देता है वो ख़त्म हो जाता है, अगर उनकी फ़ाइल नहीं आई तो उनको छोड़ भी देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि शरिया लॉ आज भी वहाँ इम्प्लीमेंट होता है सऊदी अरब में। शरिया लॉ, ये जो आप देख रहे हो ना कि ये आप जो देखते हो इवेंट्स चल रहे हैं और ये कुछ नाच गाना चल रहा है, ये कुछ कुछ जगहों पे है, मगर ये देखते हुए कुछ लोगों ने सेलिब्रेट करने की कोशिश की और वो फंस गए। अच्छा। मतलब उन लोगों ने इस्तिराहा लिया, इस्तिराहा मतलब बड़ा सा विला वगैरह लेके वहाँ पे वो गाना बजाना कर रहे थे, उनको उठा के ला लिए और लिखने लगे कि मुखालिफा शरिया, यानी कि इन्होंने शरीयत की मुखालिफत की। सूडानी था, चिल्लाता था रोज़ बैठ के, 8 महीने सज़ा हुई थी उसको, रोज़ बैठ के चिल्लाता था। साला मैं देख नहीं, सूडानी था। वो बोलता था साला मैं देखा कि ये क्या बोलते हैं रियाद सीज़न मना रहे हैं और मैं मनाने के लिए चला गया, तो फिर मुझे पकड़ के ला लिया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि डोंट गो बाय व्हाट यू सी इन द मीडिया। आप एकदम मीडिया में जो देख रहे हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, फ्रीडम काफ़ी हो गई है, लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं और काफ़ी रिफॉर्म्स वहाँ पे आई हैं। MBS इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं MBS वहाँ पे। बट जहाँ तक लॉ की बात है, सिर्फ सऊदी की हद तक नहीं है, ये UAE भी है, बहरीन भी है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा मत समझिए कि भाई अरे यार सब खुला है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे अरेस्ट से पहले एक मैंगलोर के डॉक्टर थे, डायबिटोलॉजिस्ट, बहुत टॉप के, 27 ईयर्स से वो बहरीन में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहरीन के किंग ने हमास को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ कर दिया, उनको उठा ली इंटेलिजेंस। अब उनको क्यों उठाई? क्योंकि लोकल बहरीनीस ने कंप्लेन कर दी उनके बारे में। अब आप वहाँ की डायनामिक्स भी आपको समझना होगा, क्योंकि वहाँ पे रूलिंग फैमिली सुन्नी है, मगर वहाँ की जो 90% पॉपुलेशन है वो शिया है। तो वो पसंद नहीं करते कि आप हमास को क्रिटिसाइज़ करो, क्योंकि वो हमास को सपोर्ट करते हैं। अब इनको इंटेलिजेंस ले गई, तो ये बोलने लगे कि अरे भाई मैंने देखा कि किंग ने खुद जो है क्रिटिसाइज़ किया, तो मैंने भी क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो पता है इंटेलिजेंस ने उनको क्या बोला? उनको बोला कि भाई तुम हिंदू हो, इंडियन हो, तुम्हारा ये मुसलमानों के बीच में जो डिफरेंस है इससे तुमको क्या लेना देना। अच्छा, समझ रहे हैं? तो फिर उनको खैर इतना लंबा नहीं रखे, वो 27 डेज़ या 28 डेज़, 1 महीने के बाद उनको छोड़ दिए और बोले कि आप अपनी जॉब भी रिज्यूम कर सकते हो और सब नॉर्मल रह सकते हो। मगर वो बोले कि नहीं भाई मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। वो वापस आ गए मैंगलोर। फिर उसके बिल्कुल 1 महीने बाद मैं जब गया तो मैं तकरीबन 1 साल रहा। 3 महीने तो केस ही प्रूव नहीं हुआ। और गवर्नर ऑफिस जा रहे हैं, 2-3 लॉयर्स लगाए थे, इंडियन एम्बेसी इन्वॉल्व थी, इंडियन एम्बेसी के लोग विजिट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई केस है क्या। बोल रहे नहीं, इन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर बोला है। क्या बोला है? चार्जशीट क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, चार्जशीट बनने में ही 3 महीने लग गए और हमारे यहाँ पे न्यूज़ चल रही है कि इजराइल का एजेंट पकड़ा गया। इजराइल का एजेंट पकड़ा गया। न्यूज़ चल रही है कि किसने चलाई थी? कौन सा न्यूज़? सबसे पहले ये न्यूज़ चली थी यूके से। अच्छा। यूके में जो ये डोआम करके होता है, ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटिंग ऑपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स करके बड़ा पेज चलता है। जाहिद अख्तर चलाता है उसको, ही इज़ पाकिस्तानी। और इसके बारे में खुद पाकिस्तानी यूके के मुझे बताया था कि ये इसका थोड़ा सा माइंडसेट जो है ना आईसिस वाला माइंडसेट है। अच्छा। ये प्योर मुस्लिम ब्रदरहुड है, प्योर हार्डकोर मुस्लिम ब्रदरहुड है। इसने ट्वीट कर दिया था कि ज़ाहक तनवीर अरेस्ट हुआ है सऊदी में बिकॉज ही वॉज एन इजरायली स्पाई। अच्छा, ये डोआम वाला न्यूज़ चलाता था कि सऊदी और इजराइल मिले हुए हैं। अब मेरे ऊपर क्या लगा रहा है कि इजराइल के एजेंट होने की वजह से इसको पकड़ लिया गया है। ठीक है, और ये हमारे बेचारे जो मुसलमान भी हैं, ये पढ़े लिखे तो हैं मगर इनका IQ कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता है। यकीन भी कर ली, और आज की तारीख में भी लोग यकीन करते हैं कि भाई ये इजरायली स्पाई था तो इसको अरेस्ट किए हैं सऊदी अरब के अंदर। ये नैरेटिव चल गया। फिर यूके में कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे, उन लोगों ने नैरेटिव चलाया कि रॉ का एजेंट पकड़ा गया है। फिर उसके बाद जो है ऐसी ऐसी अफवाहें फैली। जहाँ मैं रहता था दम्माम में, वहाँ अफवाह फैल गई कि ऊपर बिल्डिंग, हम तकरीबन इसी बिल्डिंग की टाइप की बिल्डिंग थी 19-20 फ्लोर वाली, तो किसी ने कहा कि हेलीकॉप्टर से कमांडोज आए, आके इनके घर में घुस के इसको ले गए। अच्छा, किसी ने ये भी फैला दिया कि जो है ना ये RSS का ट्रेन टेररिस्ट था, इसके घर पे हथियार मिले।
अरे बाप। लोग बेचारे घर आने के लिए घबरा रहे थे। हाँ, वो तो खैर हमारे आसपास में सऊदीज़ भी थे, तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि उन सऊदीज़ को अच्छा लगे, क्योंकि इतना सपोर्ट और साथ दिया उन लोगों ने, सऊदीज़ ने ख़ास तौर पे। मतलब आप ऐसा देखिए, जो ग्रॉसरी होती थी ना, उनको पता है कि ये बंदा चला गया, तो ग्रॉसरी लेके डोर के सामने रखते, खटका मारते और मेरे बच्चे ले लेते थे। इतना मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में लाके ग्रॉसरी घर के सामने रख देते थे। और क्रेजी। एक सऊदी जो सऊदी इसमें था, ब्रिटिश BAE कंपनी में काम करता था। वो तो मेरे फादर भी उस टाइम पे वहाँ पे थे, मेरे फादर को, वाइफ को, मदर को 2 दिन उसने छुट्टी लगा के वो गवर्नर ऑफिस, नियाबा, यहाँ वहाँ पूरा घूमता गया वो। और दूसरे जो सऊदीज़ थे, उन लोगों ने बाकायदा एंडोर्समेंट लेटर्स लिखे, उनको कॉल भी किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा ये अच्छा आपके दोस्त हैं, हाँ तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी होगा हम देख लेंगे। सऊदी के कुछ स्कॉलर्स हैं, आलिम जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने भी जो है कॉल किया नियाबा को। उन्होंने बताया कि हम इनको जानते हैं, ये ऐसा नहीं है जिस तरह से आप लोग समझ रहे हो। तो बहरहाल सऊदीज़ ने काफ़ी हेल्प की, सपोर्ट की। तो इन जनरल मैं उनके लिए आज भी गुडविल रखता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा भी हूँ, उनको मैं जानता भी हूँ। सऊदीज़ के लिए बहुत गुडविल आज भी मेरे पास है। बट ये अलग बात है कि कभी कभी कुछ सिस्टम और सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो भी मजबूर हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब मुझे 18 को तो हुआ था, मगर 12 को मुझे बुलाए थे कि आपकी पार्किंग का कुछ इशू है करके। जब मैं गया था पुलिस स्टेशन, नमाज का टाइम हुआ, तो पुलिस वालों ने मुझे बोला नमाज़ पढ़ाओ। अब मेरे पीछे नमाज भी पढ़े। खाना बन रहा था, खाना बनने के बाद बोले कि या मोहम्मद ताल अकेल सवा सवा, तो बोले हमारे साथ खाना भी खा लो। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनको पता था सब, मगर उनके चूँकि ऊपर से प्रेशर था, पकड़ना ज़रूरी था। और जो अपोजिट पार्टी थी वो खुद इंटेलिजेंस थी, तो उन लोगों ने खुद जो है मबाहिस जिसको बोलते हैं, खुद उन लोगों ने लिखा था कि ये बंदा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके पास भी कंप्लेन आई थी। तो ये पूरा सेटअप और सिचुएशन इस तरह से बन चुका था कि वो खुद भी मजबूर थे इस चीज़ को लेकर। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप मिडिल ईस्ट जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा। चाहे आप और हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू क्योंकि तो वो अभी देखिए मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं मुसलमान हूँ, करते। अब हाँ। मैं मुसलमान हूँ। हाँ। अब जब मुझे वो इंट्रोगेशन कर रहे थे, तो मुझे बोल रहे थे कि तुम इंडियन होते हुए बीच में क्यों आए, सऊदी और पाकिस्तान के। मैंने कहा अरे भाई आई एम ए मुस्लिम फर्स्ट, जैसे मुसलमान बोलते हैं ना, मुसलमान पहले हम। हाँ। तो मैंने कहा अरे मैं तो मुसलमान पहले हूँ, और फिर यहाँ मक्का मदीना हरमैन है, तौहीद की दौलत यहाँ पे है, तो इसकी वजह से हम आपसे मोहब्बत करते हैं। बोले ठीक है, सब ठीक है, मगर तुम हिंदी पहले हो, अच्छा। वी सी यू एज हिंदी। तो ये बोल रहे कि तुम हिंदी होते हुए बीच में क्यों आए। और वो जो हिंदू थे बहरीन में, उनको पकड़े हुए, या मुसलमानों के बीच का मसला है, तुम बीच में क्यों आए। तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई किस बात पे नाराज़ हो जाएंगे, किस बात पे ये इनको अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल ये इंप्रेशन में मत रहिए कि भाई ये हमारे स्ट्रॉन्ग अलायंसेस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्री हैंड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मोदी सलमान हाँ चल रहे हैं साथ में, हंस बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम भी कुछ भी बोल तुम भी दो। कुछ भी बोल दो। हाँ, आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे बात करो, आप इकोनॉमिकल ग्रोथ पे बात करो, आप जो है जो एक्सचेंजेस होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, टाइप 2 डिप्लोमेसी पे बात करो, कोई मसला नहीं है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करो, सलमान खान जा रहा है वहाँ पे, तो आप बोलोगे यार किंग खान गया है, ये है वो, शाहरुख खान अगर उधर जा रहा है तो बादशाह खान गया है। जो भी बोलना है आप बोलो, कोई मसला नहीं है, नाचो पॉजिटिव गाओ। कुछ भी, मतलब हाँ, स्लॉप कुछ भी बोलो, कुछ भी मतलब बोलो, कुछ भी मगर इम्पोर्टेंट कुछ मत बोलो ज़्यादा। पॉलिटिकल इश्यूज़ में आप बिल्कुल मत जाओ। हाँ। देखिए सऊदी और यूएई आपको नज़र तो आएगा कि ये जो है जीसीसी का पार्ट है, मगर बाज़ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये ओवरलैप नहीं करते। तो आप सऊदी में रह रहे हो, कभी आप यूएई का नैरेटिव बोल दोगे तो मसला हो जाएगा। आप यूएई में रह रहे हो, तो अगर आप सऊदी की साइड का नैरेटिव बोल दोगे तो फिर मसला हो जाएगा। अब यूएई के बहुत स्ट्रांग रिलेशन है इसराइल के साथ, मगर सऊदी इसराइल को वो एक्सेप्ट नहीं करता। फिर सऊदी ने क्या किया, पाकिस्तान को अपने साथ कर लिया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत मतलब वहाँ की कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, पॉलिटिक्स को बहुत समझना। कॉम्प्लेक्स। और क्या होता है, मोनोलिथिक है एकदम। हम्म। ठीक है, और ओपेक है, आपको पता नहीं है पीछे क्या है। वहाँ का लॉ भी ऐसा है कि बड़े से बड़े लॉयर को भी आप हायर कर लोगे ना। अच्छा, मैं जब जेल में था, मेरे साथ में लॉयर बैठा है 12 साल 13 साल एक्सपीरियंस वाला। अच्छा, वो लॉयर सऊदी है, उसको हिंदी भी आती है, हाँ। कन्नड़ भी आती है। अच्छा। वो कन्नड़ भी बात कर रहा है, हिंदी भी बात कर रहा है, इतना एक्सपीरियंस लॉयर है। हाँ। अब वो भी जेल में बैठा हुआ है। दूसरी जेल में जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, तो साथ में जो है हमारे सीआईडी के लोग भी हैं, साथ में पुलिस वाले भी साथ में अरेस्ट होके आए हैं, क्यों? ब्राइबरी के चक्कर में, या अच्छा। फिर किसी को। अच्छा, एक पुलिस वाला भी आया था, हाँ। उसने क्या किया था, रियाज सीज़न का कोई वीडियो था, कोई लड़की नाच रही थी, उसने वो वीडियो किसी को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। हाँ। वो लेकिन नहीं, तुमने प्राइवेसी ब्रीच कर दिया इस लड़की की, मतलब वो कहीं नाच रही थी, इसने वीडियो ले लिया था, ओ। मगर वो पुलिस वाला था। उसको भी मतलब किसी के साथ मुरवत नहीं करते। तो जब मैं
फाइनल जब मेरे पेपर वर्क हो रहा था ना, तो पुलिस वाला बैठ के इस तरह से बना रहा था, तो मैंने उसको बोला कि मेरे जो है ना सऊदी में बड़े बड़े कनेक्शन हैं। जैसा हमारे यहाँ बोलते हैं हमारे चाचा विधायक है। इंडियन का स्टाइल होता है ना वो, हाँ, अरे हमारी पहचान है इससे उससे। मैंने बोला मेरी सऊदी में अच्छी कनेक्शंस है, तो मैं बात करता हूँ अगर मुझे आप चांस देंगे तो। हाँ, तो वो ऐसा टाइप करते करते मेरी तरफ ऐसा पलटा, थोड़ा सा देखा, हाँ, देख के बोला, या मोहम्मद अंत मालूम हादा सऊदी है, तुमको मालूम है ये सऊदी है? तो हाँ, यहाँ पे सिवाय ऊपर वाले के किसी की मदद नहीं आती। सिवाय उसके किसी की मदद आपको यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो वो टशन के साथ आप जाते हो। अच्छा, लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं, एकदम फालतू बातें लिखते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम सच्चाई पे होते तो तुम अंदर ही नहीं जाते। अरे भाई, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को अंदर डाल देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के कजन्स अंदर चले गए, ठीक है। वो किंगडम है, मोनार्की है, वहाँ पे स्लाइटेस्ट डिसएग्रीमेंट भी जो है वो सेडिशन समझा जाता है। और आप इससे आप अंदाज़ा लगाइए, इंडिया के अंदर मोहम्मद जुबैर बिल्कुल बिंदास ट्वीट कर रहा है। अरफा खानम देखिए आप, ओपनली क्रिटिसाइज़ करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। कभी कभी तो ऐसे भी एक्टिविस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ओपन क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। कभी कभी तो भाई ये फॉरेन एजेंडा के साथ अलाइन भी कर जाते हैं। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं डेमोक्रेसी मर गई इंडिया के अंदर, मीडिया फ्रीडम नहीं है इंडिया के अंदर। ये नाशुक्री नहीं तो क्या है बताइए आप? इतना खुल्लम खुल्ला आप यहाँ पे कर रहे हो। आप चाइना में करके दिखाइए, अलीबाबा का जो जैकमा था उसके साथ क्या हुआ था, हाँ, गायब हो गया। इतना बड़ा आदमी गायब हो गया। ये चीज़ आप सऊदी में, यूएई में, चाइना में, रशिया में कहीं भी करके दिखाइए। अमेरिका के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप हमास को सपोर्ट करके दिखाइए, नहीं कर सकते। अमेरिका आपको डिपोर्ट कर देगा। इंडिया में आप जूडियो के बाहर, मैकडोनल्ड्स के बाहर और महिंद्रा के बाहर आप जाके जो है बॉयकॉट महिंद्रा, बॉयकॉट जूडियो, बॉयकॉट मैकडोनल्ड्स कर रहे हो, और फिर ये भी कह रहे हो कि हमारे पास फ्रीडम नहीं है। तो ये क्या बदमाशी है लोगों की। हाँ, तो वहाँ पे जैसे जो जेल में था, मतलब वैसे तो आपने कहा कि नॉर्मल, ज़्यादा वो हार्श एक्सपीरियंस नहीं था इन दैट सेंस कि अच्छा, मतलब खाना वाना सब ठीक था और रहना भी ऐसा कुछ, मतलब कोई देखिए, दिक्कत जेल आई? ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों को डिस्करेज किया जाता है आने हाँ, से, हाँ, हाँ। ठीक है। अगर बढ़िया सिस्टम रहेगा वहाँ पे तो कई ऐसे यमनी तो उधर ही आ वहीं जाएंगे। पे और आते हैं लोग। अच्छा। जैसे यमनी हैं, हाँ, एक यमनी था हमारे साथ, उसका नाम अब्दुल हादी था। हाँ। बेचारा था 23 साल का, हम्म, मगर उसको 3 बच्चे थे हम्म। और गरीब था। तो पहले वो भीख मांगने के जुर्म में आया। भीख मांगने वाले यहाँ अच्छा, पे भीख मांगना अलाउड नहीं है वहाँ पे? अलाउड नहीं, बिल्कुल भिखारी सिस्टम कंप्लीट बैन है वहाँ पे। हाँ, तो भीख मांगने के जुर्म में अंदर आया, 3 महीने रहा, बाहर गया, 18 दिन बाद फिर अंदर आया। हाँ। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, क्योंकि एक तो एसी होता है अंदर। अच्छा। क्योंकि गर्मी होती है ना, हाँ, हार्श कंडीशन है वहाँ पे, तो एसी तो होता ही है। हाँ। फिर 3 टाइम खाना गरम गरम आता है। अच्छा। फिर आपको फिर साथ में अंडे भी मिलेंगे, खजूर भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, केक भी मिलेगा, बिस्किट भी मिलेगा। हाँ। और फिर जो है आप हर महीना आपको 150 रियाल वो आपके कार्ड में पैसे भी डालेंगे। अच्छा। तो आप ग्रॉसरी मंगवा सकते हैं, हर वेंसडे वेंसडे ग्रॉसरी आती है। तो ये क्या होटल है, क्या जेल है? तो आप उस ग्रॉसरी में जो है आप कोक मंगाओ, सिगरेट मंगाओ, हाँ, पत्ते मंगाओ, खेलने वाले जो हाँ, कार्ड्स नहीं होते वो मंगाओ। हाँ। और तो इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है यार उससे अच्छा तो यहाँ पे। तो डिस्करेज करने के लिए वो क्या करते हैं कि इतना अच्छा कंडीशन भी नहीं होता है। हम्म, तो सेंट्रल जेल तो बहुत ख़राब जगह थी। सिंगल बेड होता था, 80 लोगों की जगह पे 250-300 लोगों को भर के रख दिए थे। हम्म। 2 हमाम होते थे, फिर हर थोड़ी देर में गैंग वॉर्स, हर थोड़ी देर में गैंग वॉर्स। अच्छा। अरे बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। क्या क्या किस टाइप का गैंग वॉर होता है? गैंग वॉर्स होते थे, मतलब गैंग्स बने रहते थे वहाँ पे, अरबियों के ख़ास तौर पे। और सबसे बड़ा मसला क्या होता था कि ये अरबी लोग जो है ना, थोड़ा सा इंडियन, नेपाली, श्रीलंकन, पाकिस्तान, ये इन लोगों को थोड़ा सा दबा के रखते थे वहाँ पे। हाँ। अब ये हमारे बेचारे इंडिया के मलयाली भी जो हैं, उनको बुला, मलयाली ज़्यादा है ना मिडिल ईस्ट में, तो उनको बुला के बोल दिए कि हमारा कपड़ा तो धो देते थे। हम्म, नेपालियों को बोलते थे कि कचरा साफ करो, कर देते। हम्म, तो ये थोड़ा सा इनको डिग्रेड करके रखते थे। मगर पाकिस्तानी ये मामले में क्या है कि वो लोग सुनते नहीं थे। हम्म। तो पाकिस्तानियों की अरबियों की हमेशा लड़ाई होती थी, अच्छा। हमेशा, हर 2 दिन में लड़ाई, हर थोड़ी देर में लड़ाई। फिर अरबियों की आपस में लड़ाइयाँ, क्योंकि एक तो भाई ये लोग मेजॉरिटी केसेस वहाँ पे ड्रग्स के हैं, मुखदरात के हैं। और ये शबू वगैरह बेच के आते हैं, शबू पीने वाले, शबू बेचने वाले, एमडीएम जो आइस होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग एडिक्ट्स होते हैं। तो जब उनको अंदर नहीं मिलता तो पागल हो जाते हैं, आपस में लड़ना मारना। और फिर सबसे शांत स्वभाव के अगर आपको वहाँ मिलेंगे फिलिपिनो।
और वो बेचारे वो फिलिपिनो भी जो है ज़्यादातर इसमें आते हैं, वो कोई स्टोर में काम कर रहा है, सेटिंग कर रहा था, पैसे इधर उधर, हाँ, वो एक्स्ट्रा बक्स बनाने के चक्कर में वो आ जाते हैं बेचारे, वो बिल्कुल कोना पकड़ के बैठ जाते हैं, अपना अपनी ही बिरादरी में रहते हैं, सबसे शांत। और इंडिया में भी जो है आप देखिए, जो दूसरी जगह के भी होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना के छोटा सा बना के रह जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तानियों के साथ इनकी बनती नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी तो अपने आप को वो सोचते होंगे ना फैंटम कि यार समझते हम हैं तो अपने हाँ आप को, इक्वल हाँ हैं। इक्वल हैं। और हाँ, फिर अच्छा, एक पाकिस्तानी नया को तो, मदीना तो वही है, वो तो ये एक सोचते हैं। पाकिस्तानी था हमारे साथ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था वो। सद्दाम हुसैन नाम था उसका, अच्छा। उसका नाम ही सद्दाम हुसैन था। ये ऊंचा 6'2" 6" उसकी हाइट थी, और जो है गोरा, ब्राउन बाल उसके थे। तो वो बेचारा जो है खेती वगैरह का काम करता था पाकिस्तान में। किसी एजेंट ने बोला कि भाई सऊदी अरब में जॉब लगवाता हूँ, 6 लाख रुपये पाकिस्तान के देकर वो आया। आने के बाद जब उसको यहाँ पे लेके आए, जॉब नहीं मिली, मगर मिली भी तो उसको सैलरी नहीं मिल रही है। तो फाइनली उसने अपने स्पॉन्सर से झगड़ा कर लिया, तो उस स्पॉन्सर ने उसको पकड़वा दिया। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था बेचारा। तो सऊदियों को जैसे देखता ना, वो उठता और उनके ऊपर चिल्लाना शुरू करता, अंता यहूदी, अंता यहूदी, चिल्लाना शुरू करता कि तुम लोग यहूदी। और वो भी उसको देख के हंसते थे। और आप एक बात बताता हूँ मैं आपको, बड़ी मतलब आप सुन के भी ताज्जुब करेंगे। जब वो पूछते ना कहाँ से हो, बोलते हैं पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, बूम, ऐसे करते थे। सऊदी वाले? सऊदी करते थे, अरे बाप रे। सीरियसली। एक बांग्लादेशी भी हमारे साथ आया था, हाँ, वो क्या करता था बेचारा, वो फ्रस्ट्रेटेड था, हाँ, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बैठे बैठे चिल्लाता था, अल्लाह अकबर चिल्लाता था। उसका दिमागी संतुलन खो गया था, वो बैठे बैठे अल्लाह अकबर चिल्लाता था। सऊदी बैठ के पुकारते थे, बूम पुकारते थे। तो समझिए बात को कि पाकिस्तानियों का या फिर ये बांग्लादेश को लेके क्या इमेज लोगों के जहन में बैठा हुआ है। मैं कोई स्टोरी नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने देखा है। अच्छा, मैं देखता था कि यार ये इतना मतलब खुल्लम खुल्ला इनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनको पता है कि ये सारे जिहादी, सुइसाइड बॉम्बर्स, फिदाइन, ये ये पाकिस्तान के अंदर रहते हैं लोग। तो सऊदी बड़ा मजाक उड़ाते थे उनका, ये कहते हुए। तो इनका झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता था। फिर सऊदी उनको आके बोलते थे, अंत पाकिस्तानी डाउन डाउन, बोलते थे कि तुम डाउन रहोगे। और इतना एक्सट्रीम रेसिज्म है भाई। ये जो आईटी वाईटी में हम लोग काम करते हैं जाके ये रीजन में, हमको लगता है कि भाई सब अच्छा है, हम अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, वेल गुड, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो जाहिर तो नहीं कर सकते, मगर आपको माइंडसेट का अंदाज़ा हार्श कंडीशंस में ही लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक मोटा मोटा बताता हूँ। जितने गोरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, गोरे, जैसा टर्की है, लिवांट का एरिया है, फ़लस्तीन, उर्दन, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, सीरिया, ये गोरे मुस्लिम हैं। एक टाइम पे इनके एम्पायर्स हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग अरब्स को नीचा गिरा के रखते थे, बद्दू बना के रखते थे, एकदम ऊँट चराने वाले, बकरी चराने वाले। तो आज भी ये लोग क्या बोलते हैं, ये अरब क्या थे, ये बद्दू थे, बकरी चराने। आज पैसा आया इनके पास, ये क्या थे, कुछ नहीं थे। तो ये उनको गिरा के देखते हैं। अब चूंकि इनके पास पैसा आया है, तो फिर ये जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुसलमान हैं, इनको थोड़ा सा डाउन करके देखते हैं। फिर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी को गिरा के देखता है। और आप फिर उसके अंदर आप अंदर जाइए तो फिर जो है वो अंसारी, कुरैशी, फिर ये सब, ये बोलने के लिए अच्छा है, इस्लाम हैज़ इक्वालिटी, इस्लाम हैज़ पीस, इस्लाम टीचर्स इक्वालिटी एंड ऑल दैट, ये बोलने के लिए अच्छा है। मगर जब आप सोसाइटी में देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हाँ, मगर एक बात तो है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप सज्जन हो, पढ़े लिखे हो, तो फिर आपके नाम पे नहीं आते। अच्छा। अगर उनको लग रहा है कि आप थर्ड वर्ल्ड से हो और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, बहुत बुरी तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि अच्छा, ज़्यादातर तो कॉलर वही। पकड़ के ले जाते थे कपड़ा धोने के लिए लोगों को। अच्छा, हाँ, जेल वाले? जेल में अगर कोई बैठा है, इंडियन पाकिस्तानी बैठा है, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, थर्ड वर्ल्ड का है, तो उसको कॉलर पकड़ के ले जाते, चलो मेरा कपड़ा धो। एक तो लॉयर था भाई, वो डेली मसाज करवाता था। अच्छा। अंदर ऐसा मोटा था, पहले वो पुलिस में था, वो बाद में लॉयर बना, तो मसाज करवाता था, बड़ा डॉन टाइप में था वो। और सबको सिगरेट पिलाना उसका काम था, पैसे वाला था, सबको सिगरेट मंगवाना, ये सब करना। अच्छा, ऐसे भी केसेस देखे जो किसास होता है ना, किसास मतलब मर्डर के बदले मर्डर जो होता है ना, वो भी हमने देखे। लोग 20-20 साल बैठे हैं अंदर। क्या होता है ये मर्डर के बदले मर्डर? मतलब इस्लाम में ये है कि अन्नफ्स बिन नफ्स, यानी कि कोई अगर कत्ल करता है तो उसका बदला कत्ल ही है। अच्छा। या कॉम्पनसेशन है, दियत देते हैं, दियत, ठीक। कॉम्पनसेशन। तो एक आदमी था जो टीचर था, उसको एक 17 साल के लड़के ने मार दिया। ठीक है, अब उसकी बच्ची थी 3 साल की,
तो अब ये 17 साल के बच्चे को पकड़ के लाए, मगर ऐसा नहीं है कि लाते ही उसको मार दिए, मर्डर के बदले मर्डर, ऐसा नहीं। तो उसको क्या करे, पहले चांस दिए कि भाई वो लड़की पहले बड़ी होगी, बालिग होगी, यानी मैच्योर होगी, उसके बाद वो डिसीजन लेगी और बताएगी कि भाई इसके साथ करना क्या है, दियत लेना है, कॉम्पनसेशन, या फिर इसको कत्ल के बदल कत्ल करना तब है। तक वो जेल में रहेगा? वो जब तक बच्ची 15 साल की नहीं हुई, जब तक वो जेल में था। अब ये हो गया तकरीबन 32, 33, 35 का। बच्ची बड़ी तो हुई, मगर अब वो बाप नहीं था और उसको भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, तो बच्ची बड़ी तो हो गई मगर वो थोड़ा सा लूनेटिक थी, ठीक है। अब वो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में नहीं थी। फिर वेट किए, फिर जब वो बच्ची फाइनल एक स्टेज पे आई, फिर उसने बोला कि नहीं ठीक है, छोड़ दो इनको, मगर हम इसके बदले में कॉम्पनसेशन लेंगे। तो उस बंदे के सारे कबीले वालों ने पैसे जमा करके दिए, मिलियंस में होता है दियत। तो एक केरला का बंदा था, उसने किसी सऊदी को मार दिया था। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, इंडिया के तकरीबन 3 करोड़ हो रहे थे, तो वो गरीब बेचारा था, तो फिर केरला वालों ने भी जो है फंड रेजिंग की और 3 करोड़ के पैसे जमा करके दिए। तो या तो आप पैसा दे के भी कर सकते तो हो, ये मगर बहुत कॉमन है क्या वहाँ पे? कॉमन है, मतलब मगर मैं तो ये 100% बताता हूँ कि मर्डर और के रेट्स बहुत कम हैं। आप 0.1 0.2 देखेंगे आप, क्योंकि कंडीशन इतना हार्श है मर्डर का कि छूट नहीं है, पहले तो आप पकड़े जाओगे तो। और दूसरा, पैसे भी जबरदस्त लेते हैं। पैसे भी ज़बरदस्त लेते हैं, और अगर मर्डर के बदले मर्डर अगर है तो फिर किताल तो ही। एक बार तो ऐसा हुआ, एक सीरियन बंदा, हम लोग लूडो खेलते थे अंदर ज़्यादा टाइम बिताने के लिए, लूडो खेल रहे थे, तो इतने में अस्करी आया, बोला कि चलो तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए। ये बंदा उठा, चुपचाप अपना वो ब्लू ड्रेस होता था, ब्लू ड्रेस पहना, सबको बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। हम समझ रहे हैं कि भाई ये छूट रहा है शायद, तो सब उससे गले मिला। वो बता नहीं रहा था कि कहाँ जा रहा है, असल में उसका खिसास था, उसको मारने के लिए ले जा रहे थे। अच्छा। और जहाँ पे हम लोग की सेंट्रल जेल थी, बिल्कुल उसके पीछे एक ऐसे एरिया बना हुआ था, ऐसे होता था स्लोप वाला, वहाँ पे ज़्यादातर काम करने वाले बंगाली वंगाली होते, क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ ले जाके करते थे। तो क्या मतलब कौन मारता था, जैसे जिसका उनका एक फैमिली होती है, वही मारते वही थे? मारते हैं। तो बदले के बदले बदला मतलब? बदले के बदले बदला भी होता है, ड्रग्स के केसेस में भी मारते हैं, मगर हर ड्रग्स के केस में नहीं करते। वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में आप लेके आओ। जैसे कि ईरानी बंदा था अबू जवाद नाम का, तो वो तकरीबन 500 किलो जो है ये शिप से लेके आया था, ये ड्रग्स वगैरह जो ना हेवी क्वांटिटी में। तो उसको पहले 20 साल सज़ा दिए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला डेथ पेनल्टी, फिर उसने अपील की, फिर उन्होंने बोला ठीक है 25 साल करते हैं। तो वो बेचारा जो है, उसकी बच्ची छोटी थी, अभी वो बच्ची तकरीबन शादी भी हो गई इस बच्ची की। वो बोलता था कि नहीं अभी इंडिया सऊदी और ईरान के रिलेशंस अच्छे हो गए हैं, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू मुझे निकाल देंगे। मगर मेरे निकलने के बाद मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि दमाम जेल से जो ड्रग्स के केस में लोग थे, इनको एक्सिक्यूट किया गया। तो बाद में मुझे किसी ने बताया, जो बाद में रिलीज़ हुआ था, उसने बताया कि अबू जवाद को भी मार दिया उन्होंने। तो ये बहुत सख्त है वहाँ पे। कभी कभी तो ये देख के बड़ा अजीब लगता था यार, अभी तो कुछ देर पहले हमारे साथ बंदा लूडो खेल रहा था, चाय पी रहा था, और फिर अचानक जो है ये ले गए उसको। तो ऐसे मतलब डिफरेंशिएट नहीं करते कि जैसे आपका तो बहुत माइनर चीज़ था और ये तो बहुत ही खतरनाक हाँ, क्रिमिनल्स थे, कि उनको एक साथ रखना, जैसे इंडिया में भी बहुत होता है ये। तो इंडिया ऐसे तो में रेप केसेस और हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उनको वैसे जगह पे रखा जाता है, मगर वहाँ पे हाँ। वैसा नहीं है, वहाँ पे अच्छा। सबको एक साथ ही रखते हैं। अच्छा, आप तो ये तो बहुत खतरनाक नहीं है? खतरनाक, अभी मुझे जहाँ रखे थे वो तो आप ये देखिए कि 1 साल तक ना हवा थी, ना धूप थी, बिल्कुल बंद कमरों के अंदर, 4 कमरे, 50 आदमी। हाँ, एक ब्लैंकेट दे देते थे आपको, और उसी ब्लैंकेट को बिछाओ और उसी ब्लैंकेट को आप हम लपटो, ठीक है। तकिया नहीं होता था, तो हम बॉटल लगाते थे सर के नीचे। बोतल? हाँ, बॉटल, पानी का बॉटल आता था डेली 1.5 1.5 लीटर का, तो सारे 3 4 बॉटल जमा करके उसको धागे वगैरह बांध के, ब्लैंकेट का साइड का फाड़ के हाँ। उसको बांध के तकिया बना के सो जाते थे। अरे। तो ये होता था। तो मतलब कंडीशन थोड़ी हार्श होती है, वो जानबूझ के रखते हैं ताकि आपको डिस्करेज करने के लिए। बाकी खाना वगैरह तो सब ठीक है, और आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, अपना बिजनेस अपन माइंड करते हो, तो किसी को जैसे बॉदर हम नहीं करते, छोड़ अपने देते हैं। हिंदुस्तानियों की और पाकिस्तानियों की बात करते हैं कि किस टाइप के क्राइम में ये ज़्यादातर लोग रहते थे? हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, हाँ। देखिए चूँकि इंडियन ज़्यादा वहाँ मलयाली हैं, तो मलयाली ज़्यादा वहाँ पे शराब बनाने के केस में आते हैं। शराब बनाने वहाँ पे भी बनाते हैं शराब? बनाते हैं, मसना मसना बोलते हैं उसको। अच्छा। मसना मतलब पूरा एक विला रेंट पे ले लेते हैं, फिर एक फ्लोर पे क्या करेंगे कि मशीन बनाएंगे पूरी अच्छा। वेल्डिंग करके, अरे बाप रे। जो रिफाइनरी टाइप में, और वो केरला से लोगों को लाएंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट, थोड़ा कट कर दीजिए क्या, हाँ। तो वो केरला से ऐसे लोगों को हायर करके लाएंगे जो एक्यूरेट टेस्ट चेक करके
फर्स्ट कॉपी बनाते हैं। जैसे रेड लेबल हो गया, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल हो गया, इस अच्छा, तरह उधर के ब्रांड का ही बनाते हैं ये ब्रांड लोग। का जो यूके का ब्रांड है हाँ। वो लोकल फर्स्ट कॉपी बनाते हैं। एक बंदा था, उसको 2 साल मिली थी, तमिलनाडु का था वो, ग्राफिक्स डिज़ाइनर था, तो स्टिकर्स बनाता था एग्जैक्ट एक्यूरेट। अच्छा। वो बॉटल्स मंगवाते हैं, एक जगह से प्रोक्यूर करते हैं, फिर वो उसको फिल करते हैं। उसमें उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। स्कूल की बसेस होती है तो उसके अंदर शराब को इधर उधर जो है डिलीवर करते हैं, तो डिलीवरी वाला भी अच्छा खासा कमा लेता है, महीने के 5-6 लाख रुपए इंडिया पर के। वहाँ तो बैन है ना कम्प्लीटली कम्प्लीटली बैंड है। हाँ। और इसमें एक बात यह है कि अगर आप लोकल शराब बनाते हो तो उस केस में सज़ा कम है। अच्छा। अगर आप बाहर वाली शराब अंदर इंपोर्ट करते हो तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर फ़ाइन जो लगेगा ना, मिलियंस में लगेगा। हम्म। तो अगर कोई लोकली पकड़ा भी जाता है ना, अगर उसको 5 साल की भी सज़ा होती है तो 2 साल के अंदर उसको अफू लगता है। अफू मतलब एमनेस्टी, किंग की तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि भाई हर रमज़ान में वो लोग छोड़ते हैं, कैदी छोड़ते हैं। तो बोलते हैं कि इस रमज़ान हम इतने कैदी छोड़ देंगे, तो अफू लगता है। जैसे अफू की न्यूज़ आती थी ना, सब डांस करते थे जेल में, अरे अफू लग गया, अफू लग गया। तो उसमें क्या होता है कि 5 साल वाला 2 साल में निकल जाएगा। मगर कोई इम्पोर्टेड शराब लाता है तो उस केस में उसका जो गरामा बोलते हैं ना, फ़ाइन, वो 5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन सऊदी रियाल, वो इतना आसानी से माफ़ नहीं होता। ये सबसे डेंजरस केस। दूसरा ख़ास यानी कि आपके मैंने पैसे ले लिए और मैंने आपको वापस नहीं दिए, तो जब तक आप पैसा दोगे नहीं, जाओगे नहीं। अब बंदा अंदर बैठा है, लाएगा कहाँ से? एक बेचारा नेपाली था मेरे साथ, बिंदु नाम था, पाकिस्तानी के साथ काम करता था। वो पाकिस्तानी को सेटिंग करता था और उसने तकरीबन 70,000 रियाल का उसने घोटाला कर दिया। ये नेपाली भी पकड़ा गया, ठीक है। पाकिस्तानी तो खैर निकल गया, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उसने रीपे कर दिया, निकल गया। मगर अब ये बंदा अंदर बैठा है, 2 साल की सज़ा थी, 7 साल हो गया। अब यही है कि तुम जब तक दियोगे नहीं तो जाओगे नहीं। एक चाचा थे पाकिस्तान के, अब उनकी भी अकल देखिए आप। 30-40 साल वो ट्रक में जो कार्गो इधर से उधर करते हैं ना, वो काम करते थे। तो किसी ने उनको आइडिया दिया कि भाई एक बड़ा हाथ मारो, आप कब तक ये छोटा छोटा करते रहोगे। अब वो बेचारे चाचा ने क्या किया, 3 मिलियन के डेल के लैपटॉप्स थे, 1 लाख रियाल में बेच दिए यमन बॉर्डर पे ले जाके। अच्छा बेचे तो बेचे, आप 1 लाख रियाल तो कमा लिए, तो भागो ना भाई। भागे नहीं, क्या करे पता है, उम्रा करने के लिए वापस आए। मतलब बॉर्डर पे गए, बेचे, पैसा ले लिए, लेके उम्रा करने के लिए आए कि भाई जाने से थोड़ा पाप धुल के जाऊंगा। किसी के रूम पे जाके बैठे, पाकिस्तानियों के ही रूम पे। और पाकिस्तानी, जैसे आप पूछ रहे थे कि ज़्यादा कौन से क्राइम में आते हैं, तो पाकिस्तानी ज़्यादातर ड्रग्स के केस में आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। वो पाकिस्तान में बनाते हैं, फिर उसको अफ़गानिस्तान और ईरान के थ्रू ओमान, फिर ओमान से वो स्मगल करते हुए दुबई और सऊदी पहुंचाते हैं वो लोग। तो बहरहाल वो क्या कि अपने दोस्तों के रूम पे बैठे थे, वहाँ पड़ गई रेड। अच्छा। और रेड क्यों पड़ी, उनको टिप मिली थी कि यहाँ पे ड्रग्स है। अच्छा। तो ड्रग्स के केस में वो जो रूममेट्स थे वो पकड़े गए, तो चाचा भी साथ में गड़ गए। अब जब चाचा को ले गए, चाचा बोले अरे यार मैं आया था यहाँ पे बस दोस्त के पास में, उम्रा करना था मुझे, ऐसा। चले नहीं तुम साथ में थे, चलो। जब फिंगरप्रिंट लिए तो पता चला कि ये लुकआउट नोटिस पे है। फंस गए। 5 साल की सज़ा हुई, 5 से अभी 8 साल हो गए। बेचारे 3 मिलियन दे नहीं पा रहे, कहाँ से ला के देंगे? 3 मिलियन मैंने तो बेचा ही नहीं है। 3 मिलियन का सामान था, मगर बेचा 1 लाख में। तो इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं वो। अब अभी आज वो इतना बेचारे रोते हैं, अपनी गलती पे नादिम हैं, बड़ा अफसोस भी मनाते हैं, पर क्या किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं मैंने तौबा कर ली है, मैंने ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाया, वो बोलेंगे भाई वो उसका और तुम्हारा मामला है, मगर तुमको पैसे तो ये थर्ड पार्टी के आपको देने ही देने हैं। तो ये बड़ा है। और एक बात ये है कि शराब पीने पर कोड़े मारे जाते हैं आज भी वहाँ पे। अच्छा। कोड़े मारते हैं शराब पीने पर, मगर उसमें भी एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि अगर शराब पीने वाला मुस्लिम होगा तो कोड़े पड़ेंगे, नॉन मुस्लिम होगा तो कोड़े नहीं पड़ेंगे। अच्छा। ये तो जो मुझे शरिया में विश्वास रखता है, हाँ, जो कि मुस्लिम है, उसी को पढ़ेंगे। उसी को पढ़ेंगे। मतलब ये है कि शरिया उस पे इम्प्लीमेंट होती है जो उस रिलीजन को फॉलो करता है। शरिया उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होती जो रिलीजन फॉलो नहीं करता है। अभी मेरे साथ था एक बांग्लादेशी, नाम था उसका संजू मंडल, था मुसलमान। ऐसे आपको बहुत मिलते थे। अच्छा। नाम होता था राजू, संजू, ये वो सब। पासपोर्ट में वो मुसलमान होते थे। उनका एक और पासपोर्ट भी होता था इंडिया का, जिसके अंदर वो हिंदू होते थे। ये पकड़ा गया, हमारे साथ नमाज भी पढ़ता था,
तो जब उसका कोर्ट लगा तो खुश वापस आया। अरे क्या हुआ? बोले यार 3 महीने की सज़ा मिली है और कोड़े नहीं पड़े। हम्म। तो अच्छा फिर क्यों क्यों नहीं पढ़े? तो जज ने पूछा, ट्रांसलेटर होता है ना, हाँ। ट्रांसलेटर पाकिस्तानी था। हाँ। तो जज ने पूछा ट्रांसलेटर से कि हुआ मुस्लिम व माफ़ी मुस्लिम। हाँ। तो ट्रांसलेटर ने उसका पासपोर्ट वासपोर्ट चेक किया, करना है, संजू मंडल नाम है इसका, तो बोला हाँ। हुआ माफ़ी मुस्लिम। हाँ। तो बोला ठीक है, कोड़े नहीं पड़ेंगे इसको। एक कोड़े पाकिस्तानी, क्या असली वाले, मतलब बढ़िया है? अरे नहीं ऐसे भारी कोड़े नहीं होते, अच्छा। 20-30 सेकंड के अंदर पड़ जाते हैं 80 कोड़े। 80 कोड़े हाँ 20-30 सेकंड में? क्या हाँ। कई लोग मारते हैं क्या भाई? नहीं, एक ही आदमी होता है। अब एग्जाम्पल, अगर ये कुरान है हाँ। तो कुरान को ऐसे बगल में लगाएगा, इससे पकड़ेगा कोड़ा, या फिर राइट हैंड से मार रहा है तो यहाँ कुरान लगाएगा, ये इससे कोड़ा पकड़ेगा, और बिल्कुल ड्रम बीट करते हैं ना तेज़ी से, चक 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 चक, मतलब 20-30 सेकंड के अंदर 80 कोड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, तो अगर क्या लोग, मतलब ज़्यादा वो होता है क्या वो? कुछ नहीं होता, ये ज़्यादा नहीं लगता? नहीं लगता। ये हमारे पास जेल से डिपोर्ट करने से पहले अगर जजमेंट में लिखा है कि इसको कोड़े पढ़ने हैं, तो एक हाँ। पाकिस्तानी लड़का था, उसको कोड़े पढ़ने थे। हम्म। तो सब बोल रहे हैं आज इसको कोड़े पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे। वो गया, बाल वाल मुंडवा के गंजा होके वापस आया, बोला क्या कोड़े पड़े? हाँ पड़े। मार लगा? नहीं लगा। कहाँ लगेगा? 30 सेकंड में 80 कोड़े। अब वो चूंकि शरीयत का है, शरिया का है वो, हम्म। तो वो है। अब नॉन मुस्लिम का कोड़े नहीं पड़ते थे। हम्म। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तो ऐसे कई लोग कन्वर्ट हो जाते थे कोड़े ना पड़े ताकि मतलब बताओ यार कि 80 कोड़े ना पड़े इसके लिए हिंदू बन गए हैं। हाँ उस टाइम के लिए तो उस टाइम के लिए। 2 मिनट और के खुश लिए। खुश होके आ रहे हैं, हाँ। भाई हमको कोड़े नहीं पड़े सिर्फ शराब पीने के। अच्छा वो बेचारा छुट्टी जाने वाला है, हम्म। दोस्तों ने बोला पार्टी दो, कल जाने वाला है, टिकट उसकी बुकड है, वो हाँ। बांग्लादेश जा रहा था, दोस्तों ने बोला पार्टी दो, पार्टी दिया, पकड़ा गया। उसमें दारू ले ली ना? दारू। तो हाँ। इंडियन ज़्यादातर आते हैं वहाँ पे दारू वाले केस में। हम्म। इंडियन ज़्यादातर आते हैं दारू वाले केस में, पाकिस्तानी आते हैं ड्रग्स वाले केस में। और अमाना खयाना मतलब ट्राला, ज़्यादा लोग ये लोग चलाते हैं ना, ट्राले वगैरह जो बड़े होते हैं, ट्रक्स। तो सामान है 2 लाख रियाल का, चॉकलेट्स हैं 50,000 रियाल में बेच दिए किसी थर्ड पार्टी को, तो ये ज़्यादा जुर्म होता था इनका। या फिर ट्रक चला रहे हैं, रेती और ये मिट्टी और कंकर वाला जो काम होता है ना कंस्ट्रक्शन का, तो मिसाल के तौर पे ट्रक भर के 20 टन एग्जाम्पल, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है ना निकाल के बेच लेते हैं बाहर, तो वो अमाना खयाना वाला हो जाता है, अमानत में खयानत करना। तो ये वाले जुर्म में ज़्यादातर पाकिस्तानी आते हैं। नेपाली ज़्यादातर शराब और प्रोस्टिट्यूशन में आते हैं। बांग्लादेशी भी ज़्यादातर ड्रग्स, शराब और प्रोस्टिट्यूशन, बांग्लादेशी भी ज़्यादा इसमें आते हैं। फ़िलिपिनो भी जो है ज़्यादातर ये शराब पीने और ड्रग्स के ही केस में फ़िलिपिनो भी आते हैं। और फ़िलिपिनियों का ज़्यादा अमाना खयाना होता है, कहीं काउंटर पे बैठे हैं, कैशियर है, उधर से थोड़ा सा पैसे चुरा रहे हैं, तो वो भी वाला हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग होते हैं। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा मैंने नहीं देखे हैं, मैंने सुना है कि नॉर्थ इंडिया के दुबई वगैरह में ज़्यादा मिलेंगे आपको, बट सऊदी में आपको नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा नहीं मिलेंगे, साउथ के ही मिलेंगे ज़्यादा तो आपको। दुबई में क्या मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड है क्या चीज़ें? क्योंकि कई बार जिस तरीके का वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके का सिटी वो बनाना चाह रहे हैं, वो बोला जाता है कि बहुत सारी चीज़ें रिलैक्स्ड हैं यार फॉरेनर्स के लिए। खासकर मतलब उनके लोगों के लिए तो स्ट्रिक्ट है, बट फॉरेनर्स के लिए अलाउड है बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसा कुछ है क्या? दुबई में या सऊदी में भी जो चीज़ें एज़ पर द लॉ ओपन है वो आप कर सकते हैं, मगर ड्रग्स जो है वो हर जगह नो ही है। दुबई में भी बहुत सख्त सज़ा है ड्रग्स बट के आई थिंक लिए। लिकर तो अलाउड है ना दुबई में? दुबई में लिकर अलाउड है, सऊदी में अलाउड नहीं है। सऊदी में आपको ब्रांड की मिलेगी बट नॉन अल्कोहलिक मिलेगी, वो ख़ास सऊदी के लिए वो बनाते हैं लोग। अच्छा। ठीक है, अलबत्ता सऊदी में एम्बेसीज वगैरह जो होती हैं, क्योंकि वो एम्बेसी जो होती है वो कंट्री की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो वहाँ पे शराब चलती है, वहाँ की कोई लोकल पार्टी, मगर वो फिर बाहर नहीं पी सकते वो लोग। तो इस तरह से, और सऊदी की टूरिज़्म मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम बग़ैर शराब के भी टूरिज़्म बूस्ट कर पा रहे हैं, तो हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम अल्कोहल को ओपन करें या खोलें। अब ये लोग फीफा का भी प्लान कर रहे हैं, फीफा का इनका प्लान है आगे। अब ये कैसे हैंडल करेंगे, हो सकता है कि लोग कतर की तरह ही हैंडल करेंगे कि आप स्टेडियम में पी सकते हो, होटल में पी सकते हो, बाहर नहीं पी सकते। तो इस तरह से हो सकता है और कि ये लोग, स्मोकिंग अलाउड है? स्मोकिंग तो बहुत अलाउड है, बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग वहाँ पे। अच्छा, क्या सिगरेट या हुक्का? हुक्का ज़्यादा हुक्का भी चलता? चलता है, सिगरेट भी बहुत चलता है। और सिगरेट बहुत पीते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है लोगों को सिगरेट का। तो सिगरेट पीते हैं लोग, और हुक्का वगैरह का भी काफ़ी चलता रहता है। अब ड्रग्स तो खैर वो किसी को पता अगर है कि कौन सप्लाई करता है तो वो अलग बात है, वो तो हर कंट्री में जैसे हर है। कंट्री में। और जहाँ पैसा ज़्यादा होता है वहाँ पे ड्रग्स का प्रॉब्लम होता ही है। आप किसी भी जगह चले जाइए, मुंबई, इंडिया में भी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ पैसा ज़्यादा हो रहा होता है तो वहाँ पे फिर
ये माफियाज जो है ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो सऊदी का भी सेम ऐसा ही मसला है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान वाले हैं या बांग्लादेश वाले हैं भाई, और इंडिया के जो मुस्लिम हैं, उनको तो बहुत शरीयत से बहुत प्रेम है, मतलब दिखाते तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रेम है, राइट? कि वो भी चाहते हैं कि भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में असली शरीयत होनी चाहिए। अब सऊदी में तो असली शरीयत है, तो क्या उनका मतलब वहाँ पे वो खुश रहते हैं शरीयत से या परेशान रहते हैं? बात क्या है कि शरीयत फिक्स नहीं है। हम्म। ये लोगों को समझना चाहिए कि देयर इज़ नो फिक्स शरिया। हाँ। कुरान के अंदर मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। मिसाल के तौर पे कत्ल के बदले कत्ल, ये शरिया है। तलाक़ का मसला कुरान के अंदर क्लियर बता दिया गया है। इनहेरिटेंस का मसला भी कुरान के अंदर बता दिया गया है। अब जो ज़िना करेंगे यानी कि एडल्ट्री, तो उसके ऊपर कोड़े मारने चाहिए, पत्थर मारना चाहिए, वो कुरान के अंदर क्लियर नहीं है। वो आपको हदीसों के अंदर मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी अरब के अंदर हम्बली फ़िक़्ह फॉलो होती है। दो लोग कहते हैं कि ये लोग सलफ़ी फॉलो करते हैं, और मेजॉरिटी सलफ़ी नहीं है, वो हम्बली फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की अंडरस्टैंडिंग जो होती है कुरान के और हदीस के जो इंजंक्शंस जो होते हैं, वो अपने तौर पे जो उन्होंने कुरान हदीस को खींच के उन्होंने जो बनाया है कंक्लूजन, उसको सऊदी में फॉलो करते हैं। दुबई में मालिकी फ़िक़्ह को फॉलो किया जाता है। प्लस दुबई में लोगों ने क्या किया, मालिकी फ़िक़्ह प्लस जो मॉडर्न लॉज जो होते हैं, पीनल कोड्स वगैरह, उसको उन्होंने फ्यूज़ किया है। इजिप्ट चले जाइए, वहाँ पे आपको शाफ़ई फ़िक़्ह और मॉडर्न जो मॉरल कोड्स होते हैं, ये सब उसको उन्होंने फ्यूज़ करके बनाया हुआ है वहाँ का। इसी तरीके से आप ईरान में चले जाइए, वहाँ पे आपको जाफ़री फ़िक़्ह मिलेगी। वहाँ पे भी शरिया है, बट वहाँ की शरिया अलग है, वहाँ जाफ़री फ़िक़्ह मिलेगी। ओमान चले जाइए, वहाँ पे आपको इबादी फ़िक़्ह मिलेगी। इबादी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि शरिया फ़िक्स नहीं है। हर कंट्री में हर उनके कंट्री हिसाब में से। जो वो इमाम को फॉलो करते हैं, उस इमाम के हिसाब से शरिया इम्प्लीमेंट होती है। शरिया में ऐसी ऐसी भी चीज़ें, जैसे कुरान के अंदर बता दिया गया है कि कत्ल के बदले कत्ल है, मगर अब उसके ऊपर डिबेट है। डिबेट क्या है? कुछ इमाम कहते हैं कि अगर मारने वाला मुसलमान है, मरने वाला नॉन मुस्लिम है, तो मुसलमान को कत्ल के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा, उसको सिर्फ जेल होगी। ठीक है। मारने वाला नॉन मुस्लिम है, मरने वाला मगर मुसलमान है, तो नॉन मुस्लिम को मैंडेटरी उसको कत्ल करना पड़ेगा। अगर मारने वाला मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान है, तो फिर कत्ल के बदले कत्ल है। इतना मतलब उसके अंदर डिस्कशन है। अब लोगों को क्या पता, लोग कहते हैं नहीं चोर के हाथ काट दो तो इंडिया के अंदर जो है सब ठीक ठाक हो जाएगा। अरे भाई, मैंने देखा है वहाँ पे चोर के हाथ सबके नहीं काटे जाते। चोर के मतलब प्लान चोरी होनी चाहिए, पहले तो 3 प्लान चोरियाँ होनी चाहिए, जो प्रॉपर जो रॉबरी होती है ना वो। और चोरी भी कैसे? अगर मैंने ये फ़ोन ऐसे ही रख दिया, मैंने केयर नहीं किया इसको, अगर ये चोरी हो जाता है तो फिर आपके ऊपर चोरी की हद नहीं लगेगी, क्योंकि अच्छा। आपने उसको केयर ही नहीं किया। अगर आप इसको प्रॉपर लॉक करके रखते हो, आपको ताला लगा के रखते हो, सेफ रखते हो, उसके बाद चोरी होती है, तो फिर आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद इसको केयरलेस हो लेकर, तो फिर वो बड़ा जुर्म नहीं लगेगा आपके ऊपर। और एक चीज़ ये है, एक बंदे को मैंने देखा, यमनी था, 13 ईयर्स उसकी सज़ा थी चोरी की, बड़ी चोरी की थी उसने। तो जिजाया कोर्ट जो होता है, सेशन कोर्ट, उसने लिख दिया था कि इसके हाथ काटने चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी चोरी की है। अपील कोर्ट में गया तो उन्होंने वो हाथ काटने वाला कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं, ये 13 ईयर्स जेल में रहेगा। 13 ईयर्स में भी उस पर अफू लगा, एमनेस्टी, और फिर वो 6-7 साल में बाहर। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा हाथ काटना इतना आम नहीं है। एक यमनी था, 60 साल का बुढ़ा था, उसकी 2 उंगलियाँ कटी हुई थी। तो ये और वो हैबिचुअल चोर था, 2 उंगलियाँ कटने के बाद भी वो चोरी करके फिर अंदर आया था। और ख़तरनाक था वो एकदम, आप बात करने पे लगता था अरे भाई बहुत डेंजर आदमी है। सबसे खतरनाक कौन से थे वहाँ पे जेल में? सबसे ख़तरनाक तो ये सूडानी और कीनियन, नाइजीरियन, अफ्रीका और ये यमन वगैरह की साइड के, ये बहुत डेंजर। तो ज़्यादातर तो मेजोरिटी जो हैं मतलब जेल में रहने वाले नॉन सऊदी होंगे? नॉन सऊदी ज़्यादा, सऊदी भी होते हैं, मगर सऊदी की जेल अलग होती है। अच्छा। नॉन सऊदीज़ की अलग होती है। ओह अच्छा। तो सऊदीज़ की जेल में ट्रीटमेंट भी अलग होता है, फैसिलिटीज़ भी अलग होती हैं, उनके लिए बाकायदा कमरा होता है, फैमिली आती जाती रहती है, अलग है बात। ओके। तो इसकी 2 उंगलियाँ कटी थी। अब 2 उंगलियाँ क्यों काटी? कि जिस क्वांटिटी की चोरी उसने की है, उसके हिसाब से हाथ का एक बराबर उंगली नहीं है। कटेगी, उंगली का इतना हिस्सा कटेगा। अच्छा, इतना नुआंस्ड है क्या? अरे बहुत है। ये हमारी पब्लिक को पता नहीं है। हाँ। बस खाली टीवी डिबेट में आएंगे, इधर उधर आएंगे, बोलेंगे हाथ काट दो, चोरों के हाथ काट दो, वो उसका गला काट दो, रेपिस्ट का गला काट दो। अरे भाई ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको रेप का बताता हूँ। एक इजिप्शियन को पकड़ के लाए थे, उसको मिली 3 साल सज़ा, और बोले कि इसने जो है इमोरल एक्ट किया है, मगर लड़की ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि इसने रेप किया है। अब आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, आप सुन के बड़ा सरप्राइज होंगे।
जज ने उसको पूछा, अब मैं कैसे बताऊँ आपकी ऑडियंस के लिए, फैमिली ऑडियंस है नहीं नहीं ठीक तो, है, कोई नहीं, हाँ तो सब 18+ हैं, कोई 18 प्लस दिक्कत है, नहीं। तो हाँ। जज ने उसको पूछा कि भाई जो एजैकुलेशन होता है वो बाहर था कि अंदर था। हम्म। तो इन लोगों ने बताया, और लॉयर ने भी बताया कि वो अंदर था। हम्म। अंदर था का मतलब ये है कि ये रेप नहीं था। अच्छा। हाँ, अगर बाहर था तो मतलब ये रेप था, तो अंदर था मतलब ये रेप नहीं है। तो उन्होंने वो रेप वाला क्लॉज ही कैंसिल करके उसको बोला कि इमोरल एक्ट के 3 साल इसको दे दिए। अगर बाहर है तो फिर रेप है। तो मतलब वो अंदर है का मतलब ये है कि दोनों का कंसेंसस था। और फिर लड़की से भी पूछा गया कि तुम क्या टाइम पे गई थी, ये टाइम पे मैं गई थी, फिर कब बाहर निकली, तो फिर उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया, बोला कि नहीं ये दोनों की रजामंदी से हुआ है, हम्म। तो ये इमोरल एक्ट था मगर ये रेप नहीं था। ओके। तो बाहर हुआ मतलब ये है कि ये ज़बरदस्ती चल रहा था, ये कोशिश कर रहा था ज़बरदस्ती करने के लिए, हम्म। तो फिर ये रेप में काउंट होता है। और ऐसा नहीं है कि रेप मतलब सीधा ले जाके गर्दन काट देते हैं, ऐसा नहीं है, हम्म। उसकी फिर अलग सज़ा होती है। या तो उसको बट एक प्रॉपर सुनवाई वगैरह चलता है, पूरा पूरा प्रॉपर सिस्टम जुडिशियल होता है, सिस्टम है। पहले सेशन कोर्ट होता है, एग्जैक्टली 40 डेज बाद जो है आपको अपील कोर्ट होता है, 30 डेज के अंदर आपको अपील डालनी होती है, 40th डे आपको सेशन कोर्ट ये अपील कोर्ट लगता और है। वो सालों साल चलने वाला सिस्टम नहीं नहीं, है। वैसा नहीं है। फिर हम्म। उसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील डालोगे, हाई कोर्ट नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम महकमा उलिया बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, 8 महीने 9 महीने 10 महीने मैक्सिमम साल भर का, उसमें आपको आ जाती है डेट, जो हम्म। भी है डिसीजन आपको आ जाता है कि अपील कोर्ट वाला डिसीजन रहेगा या सेशन कोर्ट अब वाला डिसीजन रहेगा या नया अब डिसीजन ये रहेगा। देखो ना, आप हम कहते हैं कि ओ स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, हम्म, लेकिन वो तभी कामयाब होंगे जब ये प्रोसीजर जो है जुडिशियल का, ये समय पे काम करेगा। अगर ये समय पे काम नहीं करेगा और हार्श पनिशमेंट आप बढ़ाते जाओ बिना हाँ बात में, हाँ, जिसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर करप्शन ही बढ़ता है। करप्शन ही बढ़ेगा, क्राइसिस बढ़ जाएगा, लोग जो है फिर रेबल टाइप के हो जाएंगे। हम्म। तो कहीं भी इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीका नहीं। और लोग कहते हैं ना इंडिया में शरिया आना चाहिए, इंडिया में मेजोरिटी नॉन मुस्लिम है, शरिया किस पे इम्प्लीमेंट करोगे? सिर्फ मुस्लिम्स पे? भाई शराब पीने पे अगर कोड़े हैं, तो शराब पीने पे कोड़े मुस्लिमान को पड़ेंगे, हाँ गैर मतलब मुस्लिम मैं को कहाँ जैसे वही पड़ेंगे? कह रहा था कि पाकिस्तान में तो बहुत सब कुछ अलाउड है, राइट? मतलब शरिया वहाँ पे नहीं है इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस, राइट? हम्म, जो जिस लेवल का सऊदी में है, तो उन लोगों को तो थोड़ा शौक लगता होगा कि यार यहाँ तो असली शरिया है, तो मतलब वो फ्रीडम जो है, जो हाँ, उनकी आदत है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या इंडिया में, तो वो फिर वहाँ पे कैसे कोप करते हैं? वो तो क्रिटिसाइज भी करते होंगे इसको। अब यहाँ पे आपस में ये भी चलता रहता है ना कि हु इज़ बेटर मुस्लिम, हाँ। कि बेहतर मुसलमान कौन है, अच्छा मुसलमान कौन है, ये सही मुसलमान नहीं है, हम सही मुसलमान, ये बहुत चलता है। हाँ। और आप ये चीज़ देखिए, आप मैं इस चीज़ पे काफ़ी गौर कर रहा था कि ये हमारे बीच में बहुत चलता है कि ये पक्का मुसलमान नहीं, ये मुसलमान ही नहीं है, हम्म। ये नॉन मुस्लिम है या काफिर है या मुल्हिद है मुर्तद है। ये क्यों करते हैं? हम्म। इसके पीछे साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है कि बीइंग ए मुस्लिम वाज ए प्रिविलेज उस हम्म। टाइम पे। हम्म। एक तो ये है कि अगर आप जन्नत में कौन जाएगा? सिर्फ मुसलमान जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। हम्म। तो ये प्रिविलेज हो गया आपको कि जन्नत में जाने वाली जो लाइसेंस है वो सिर्फ मुसलमान के पास है। हम्म। दूसरा कि उस टाइम पे एम्पायर्स हुआ करते थे, तो एम्पायर्स में मुसलमान होते ही आपका सोशल स्टेटस चेंज हो जाता था, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस चेंज हो जाता था, मतलब आप सेकंड क्लास सिटीजन से फर्स्ट क्लास सिटीजन बन जाते थे। और ठीक है, टैक्स वैक्स नहीं आपका वो देना। दिम्मी स्टेटस जो होता था, जिजिया पे करना होता था, वो हम्म। अब सब कैंसिल हो जाता था। हम्म। और आपका एक सोसाइटी में जो स्टेटस जो था वो बढ़ जाता आपका। हम्म। क्योंकि इस्लामिक एम्पायर्स में ऐसा होता था कि यू आर नॉट सपोज टू हैव इवन हेयर, आपके बाल भी नहीं रख सकते थे, आप गंजा रहना पड़ता है। अगर नॉन मुस्लिम है तो आपको गंजा रहना है। हम्म। कपड़े आप सेम नहीं पहन सकते, ठीक है, जो मुसलमान कपड़े पहन रहे हैं सेम उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आप मुस्लिमों के ज़िम्मी हो। हम्म। ठीक है, तो ये काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती थी उस टाइम पे, तो आपको एज ए सेकंड क्लास सिटीजन रखा जाता था। आज जो लोग कह रहे हैं ना कि ये वो फासिज्म है, ये फासिज्म है, भाई थोड़ा सा हमको देखना और समझना भी चाहिए कि हम्म। हम क्या मानते हैं चीज़ों हम्म। को। ठीक है, तो खैर, तो इसमें क्या है, बीइंग ए मुस्लिम एक प्रिविलेज, तो एक तो वो वाला प्रिविलेज जन्नत वाला, दूसरा ये वाला प्रिविलेज हो गया। तो इसलिए लोग जो है आपस में एक दूसरे को इस्लाम से निकालने के लिए पड़े रहते हैं कि उसमें बस हम कि प्रिविलेज हम रहें। प्रिविलेज रहें, ये प्रिविलेज कार्ड हमारे पास रहे, हम्म। ये इसको क्यों मिल रहा है। अब हम्म। मेरे ऊपर लोग लिखते हैं कमेंट्स में, अरे ये तो मुर्तद है, ये मुसलमान ही नहीं है, हम्म। ये मुर्तद है, ये हम्म। मुसलमानों को अटैक करता है। अरे मतलब तुम जो मनमानी करो, तुम जो बदमाशी करना है करो, तुम जो मनचली काम करना है करो, अब तुमको बोले भी नहीं। अगर बोलेंगे तो भाई आप हमको इस्लाम से ही निकाल दो, मुसलमानियत से ही निकाल दो। तो और आपकी क्या फिलोसफी है? अब ये बात करते हैं कि क्या, किस चीज़ के साथ आपको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये सब गालियाँ सुननी पड़ती है? तो आप किस किस चीज़ के खिलाफ बोलते हो भाई, जो आपको इतना प्रॉब्लम ये नहीं, लोग करते हैं?
किन चीज़ों के खिलाफ बोलता हूँ, एक तो ये है कि जो लोग जो है चुप्पी साध लेते हैं, कभी कभी खामोश बैठ जाते हैं, गलत होता है तो भी चुप बैठ जाते हैं। लोग टेररिस्ट और टेररिज्म जो है हमारे नाम पे हो रहा होता है। भाई टेररिज्म कोई सावरकर के नाम पे नहीं हो रहा है, ना ही कुछ है हिटलर के नाम पे हो रहा है। नाम पे किसके हो रहा है? हमारे। हूरों का कॉन्सेप्ट किसके पास है? हमारे पास है। और लोग बोलेंगे नहीं यार, फिर हिंदू के पास भी तो अप्सरा का कॉन्सेप्ट है। मगर आप कितने हिंदू गुरुओं को ये बोलते मिलोगे कि भाई हम मध्य प्रदेश को एक अलग कंट्री बना देंगे और बनाने के लिए अगर तुम मारे जाओगे तो तुमको अप्सरा मिलेगी? कभी सुना आपने? मगर आप ये सुनोगे कि कश्मीर को अगर आप पाकिस्तान के साथ जोड़ोगे, अगर आप मारे जाते हो तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो भाई ये रेडिकलाइजेशन थ्रू द रिलीजियस टेक्स्ट सबसे ज़्यादा किसके पास हुआ? अब आप बोलोगे नहीं भाई आरएसएस भी तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यहूदी भी तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वो है। मगर आप कितने फाइटर्स को मोबिलाइज होते हुए देखते हो जितना हमारे पास होता है? तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई हमारा धर्म यूज़ हो रहा है, हमारे धार्मिक टेक्स्ट यूज़ हो रही हैं, हमारी स्क्रिप्चर्स यूज़ हो रही हैं रेडिकलाइजेशन के लिए। इसके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर आपके बच्चे यही साइकिल को झेलते रहेंगे। ठीक है, इसके खिलाफ मैं बोलता हूँ। दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि आप जो गवर्नमेंट होती है, करंट गवर्नमेंट, आप सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ हो कि आपको वो बंदा पसंद नहीं है। मोदी आपको पसंद नहीं है तो मतलब आप सुबह शाम बस वो अच्छा भी करो तो गाली, बुरा भी करो तो गाली, आपको वो सौगातें मोदी भी दो तो भी गाली, वो बोलोगे ये वोटों के लिए कर रहा है, ना दो तो बोलोगे भाई मुसलमान को इग्नोर करके रखता है। तो हर चीज़ में विवाद, हर चीज़ में ऑब्जेक्शन, हर चीज़ में वाइनिंग एटीट्यूड, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इसके ऊपर बोलता हूँ। तो लोगों को क्या लगता है कि हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हम बोले दिन तो तुम भी बोलो दिन, हम बोले रात तो तुम भी बोलो रात। और लोग अक्सर बाइनरी देखते हैं, शेड्स नहीं देखते, 0-1 ही देखते हैं, ब्लैक हाँ एंड वाइट मतलब ही वो हो देखते गया हैं। है कि या तो आप एक असली मुसलमान हो या फिर सरकारी मुसलमान हो। सरकारी मुसलमान हो। हाँ। मतलब अगर आप अरब कंट्रीज़ को अप्रिशिएट करो तो कहते हैं कि भाई ये अरबों का दलाल है और ये जो है उनका चाटुकार है, और अरब जो है अमेरिका और इजराइल के ग़ुलाम हैं। आप इंडिया की तारीफ़ करो तो कहते हैं मोदी और बीजेपी का चाटुकार है। आप जो है अमेरिका को अप्रिशिएट करो, बोले अमेरिका का ग़ुलाम है। आप बोलो कि भाई इजराइल को एग्जिस्ट करने का हक़ है तो बोले भाई इजराइल का एजेंट है। अरे भाई आखिर चाहते क्या हो? वो 3 इडियट्स में बोलता नहीं है, आखिर हाँ, कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो ऐसा ही है भाई, आखिर मसला क्या है भाई? हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, हर चीज़ में, हर मसले में आपको प्रॉब्लम है। और हर चीज़ में आप अपने आप को कहोगे नहीं हम बगावत हमारा जो है दीन का हिस्सा है। कहाँ से हिस्सा है? जितनी बगावतें पास्ट में हुई हैं कि कौन सी बगावत से आपको फ़ायदा हुआ है? हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी, क्या फ़ायदा हुआ? हज़रत अली के ख़िलाफ़ बगावत हुई, क्या फ़ायदा हुआ? हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा ही नुकसान हुआ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि बगावतों से कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग समझते हैं कि बगावत करना बहुत बड़ा काम है, और ये कहाँ बैठे रहते हैं? ये अमेरिका में। और इनको इनकी बच्ची की शादी कहाँ करनी होती है? अमेरिका में, दुबई में, सऊदी अरब में, जो स्टेबल कंट्रीज़ होते हैं वहाँ करना होता है। मगर ये चाहते हैं कि लोग वहाँ बगावत करें और फिर वहाँ शरीयत आए। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी है। तो इस हिपोक्रेसी को आप कॉल आउट जब करते हो तो फिर आपके ऊपर ये काफिर, मुनाफिक, मुर्तद के जो है फतवे लगाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं, क्योंकि जन्नत जाएगा ही नहीं। आपको कैसे पता कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नम जाएगा? आपका ही ठिकाना नहीं है, दूसरों के ऊपर आप फतवे लगा रहे हो। ये तो आपने जैसे बात की कि जनरल जो एटीट्यूड्स है, राइट, आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो हम देख रहे हैं देश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, इसको अगर देखें तो क्या आपको लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है, रूट जो है प्रॉब्लम का वो कहाँ पे है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको मतलब जिनके प्रति भारत के एजेंसीज़ को, भारत की सरकार को बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है? जी, रिसेंटली एक टीवी पैनल डिस्कशन में ने बात बताई थी कि रूट कॉज कहाँ पे है ये सारी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। वो रूट कॉज है द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कैलिफेट, कि खिलाफत को वापस कायम करना है, इस्लामिक सिस्टम बनाना है। पहले तो क्या होता है कि एक सोसाइटी बड़ी नॉर्मल चल रही होती है, वहाँ पे मुसलमान नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, मस्जिद होती है, सब होता है। मगर किसी किसी को लगता है कि दिस इज़ नॉट इनफ। जैसे मौलाना मौदूदी ने बोला कि आपकी नमाज, रोज़ा ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है अल्लाह के पास, जब तक आप एक निज़ाम मुस्तफ़ा या फिर जो है ना हुकूमत इलाहिया तुम कायम नहीं करते, इस्लामिक सिस्टम कायम नहीं करते। इसरार अहमद ने भी यही प्रमोट किया, ख़ुमैनी ने भी यही प्रमोट किया। तो इसके बाद लोगों का जहन ऐसा बन गया है कि हम इतना जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं, ये सब बेकार है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी बेकार है, क्योंकि हम जब तक इस्लामिक सिस्टम नहीं बनाते ये सब बेकार है। इसलिए लोग क्या करते हैं, फिर एक इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम जब शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स विल नॉट टॉलरेट ए पैरेलल सिस्टम। कोई गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी।
तो जब ये इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और मासेस जो होती हैं इनको ये ब्रेन वॉश करते हैं कि देखो ये गवर्नमेंट जो है इस्लाम को दबाने की कोशिश करे, इस्लाम को नहीं, आपकी ये जो मनचली हरकत है इसको रोकने की कोशिश कर रहे पैरेलल हो, स्टेट जो खड़ी हो पैरेलल रही है। स्टेट जो आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। अब अमेरिका में इन लोगों ने पूरा टेक्सास के अंदर एक पूरा सिटी ले लिया, उसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग भी कर दी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और लॉयर्स को हायर कर लिया, और स्ट्रीट्स के नाम तक डिसाइड कर लिया कि हम स्ट्रीट का नाम रखेंगे खालिद बिन वलीद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और फिर बाद में जैसे ट्रम्प गवर्नमेंट आई तो वहाँ के गवर्नर ने ये पूरा प्रोजेक्ट प्लान देखा तो उसने इसको कैंसिल करवा दिया, बोला कि ये क्या है, ये मतलब स्टेट विद इन द स्टेट बना रहे हैं लोग, ठीक है। और जहाँ भी आप जाते हो स्टेट की बात करना शुरू कर दो, पहले नॉर्मल जाते हो, रेफ्यूजी बन के जाते हो, फिर धीरे धीरे जब आपको पावर मिलना शुरू हो जाता है तो बोले नहीं हमको अलग स्टेट चाहिए, हमारा ये अलग कर दो, हमारा वो अलग कर दो। तो आप जहाँ जाते हो बंटवारे की बात करना जब शुरू कर देते हो तो स्टेट, किसी भी स्टेट में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब आप उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ वॉर हो रही है, और फिर ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, फिर एक दो मनचले उसमें से निकलते हैं, कोई अटैक वटैक कर देते हैं, फिर एक पूरा एक साइकिल क्रिएट हो जाता है वायलेंस का। तो रूट कॉज अगर आप देखेंगे तो ये जो मानसिकता है कि हमको इस्लामिक सिस्टम बनाना है, ये है। हालांकि बट देखा क्या वो मतलब इस्लामिक जो जैसे कुरान में जो लिखा है, हदीस में लिखा है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है क्या? नहीं, कुरान में कहीं नहीं लिखा है। देखिए कुरान में बताया गया है लगभग, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 7,000 प्रॉफिट्स आए थे, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 1,24,000 प्रॉफिट्स आए थे। किसी भी प्रॉफिट का मकसद हुकूमत बनाना नहीं था। ये शेख रबी बिन हादी अल मदखली ने अपनी एक बुक लिखी है, उसके अंदर उन्होंने सैयद कुतुब मौदूदी और बन्ना को रिफ्यूट करते हुए उन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो आइडियोलॉजी प्रमोट की है कि प्रॉफिट्स का मकसद गवर्नमेंट बनाना था, ये गवर्नमेंट बनाना था ही नहीं। इनका मकसद था भाई लोगों को अल्लाह से जोड़ना, बस वही उनका मकसद होता था। जो गलत कर रहा है उसको सही करना, जो है भटका हुआ है उसको सही रास्ते पे लाना। बट जैसे उसमें ये भी है ना कि आपको जैसे किस तरीके से खाना है, मतलब एक पूरा नहीं, लाइफ की वो तो फिलोसफी, आप राइट? आप रह रहे हो, आप हाँ मतलब आपको क्या खाना है, हलाल तरीके से खाना हाँ है, हाँ हाँ। गोश्त कैसे खाना है, शादी ब्याह कैसे और करना जैसे है, फाइनेंस में ये बोला जाता है कि भाई इंटरेस्ट नहीं लेना है। इंटरेस्ट नहीं लेना। हाँ। हाँ, मगर इसमें यह है कि अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहे हो, नॉन मुस्लिम सोसाइटी में, जैसे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के डॉक्टर अलीसा ने कहा था कि अगर आप फ्रांस में रह रहे हो तो फ्रांस के लॉस के हिसाब से रहोगे, ठीक है। अब वहाँ पे आप अपना अलग सिस्टम, अलग स्टेट आप डिमांड नहीं करना, ये तो कहीं। वहाँ पे एज अ माइनॉरिटी अगर आप रह रहे हो हाँ, तो अगर आप उन सब चीज़ों को, वहाँ का सिस्टम जो है वो सब चीज़ें प्रमोट नहीं करता जो आप पे मतलब। एनफोर्स नहीं करता है वो वहाँ का सिस्टम, हाँ हाँ। तो आप सुकून से रह सकते हो आराम से। अब तो अपना आप अन इस्लामिक नहीं हो जाते हो। अन इस्लामिक नहीं हो जाते हो, आप आराम से रह सकते हो। जैसे कि सबसे पहली जो हिजरत हुई थी, माइग्रेशन, वो मक्के से मदीना नहीं हुई थी, उससे उससे पहले एक और हिजरत हुई थी जो एबेसिनिया की तरफ हुई थी, इथियोपिया की तरफ। वहाँ का किंग जो था नजाशी, वो क्रिश्चियन था, वहाँ की मेजॉरिटी क्रिश्चियन थी। मगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे वो वहाँ पे माइग्रेट करके वहाँ पे रहे, उन्होंने अलग स्टेट की डिमांड नहीं की। उन लोगों ने ये भी नहीं बोला कि हमको शरीयत यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नहीं। तो आप जहाँ मेजॉरिटी में रहते हो, अगर वो आपको फोर्स नहीं करते हैं तो आप आराम से रह सकते हो, जैसे रहना है वैसे रह सकते हो। आपको कौन मस्जिद बनाने से रोकता है, कौन अजान देने से रोकता है, कौन रोज़ा रखने से रोकता है, कोई नहीं रोकता। आप अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस करिए। मगर जब आप इस तरह से स्टेट विद इन द स्टेट या एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम करने की बात करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो यही रूट कॉज होता है इन चीज़ों का, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो हेट कल्चर जो शुरू हुआ है ख़ासतौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ये पॉलिटिकल इस्लाम है। और पॉलिटिकल इस्लाम या इस्लामिज़म जिसको बोलते हैं, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स नॉट अ रिलीजन। मैं ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल इस्लामिस्ट को जानता हूँ, मैंने पर्सनली भी उनको देखा है। सीरिया के कुछ मैंने देखा है, ये यमन के, नाइजीरिया के पॉलिटिकल इस्लामिस्ट को देखा है। इस्लामिक हिस्ट्री पे इतना ज़बरदस्त उनको नॉलेज होती है, इस्लामिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, बड़ी मतलब बातें आपके सामने करेंगे। मगर जो बेसिक इस्लामिक चीज़ें होती है, जैसे 5 टाइम की नमाज है, रोज़ा है, उसमें वो फेल है, प्रैक्टिसिंग भी नहीं होते। ये जब मैंने आंखों से हाँ, तो देखा, जिन्ना टाइप, राइट? जिन्ना टाइप में जब मैंने आंखों से देखा तो मुझे अजीत डोवल साहब की बहुत पुरानी एक स्पीच है वो मुझे याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पॉलिटिकल इस्लामिस्ट होते हैं ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं होते, इनका सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। अब पाकिस्तान इन्होंने तो बना दिया, फिर अब कश्मीर का विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया था। अब बांग्लादेश के अंदर भी देख लीजिए आप, इस तरह से है। अब सीरिया, लीबिया, टूनीशिया, नाइजीरिया, सूडान, हर जगह आप जाके देखिए जो टॉप जो होते हैं इस्लामिस्ट, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं होते हैं, ठीक है। और एक बात जो बांग्लादेश के ऊपर, मैं आपकी ऑडियंस को भी ये किताब पढ़ने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा। शहरियार कबीर की ये किताब लिखी हुई है। शहरियार कबीर 1971 में इन्होंने जो है
पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने लड़ाई की थी, हम्म, और इन्होंने इसके अंदर जमात इस्लामी बांग्लादेश को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। इस किताब का नाम है सीड्स ऑफ हेट बाय शहरियार कबीर और दिबंजन रॉय चौधरी। हम्म। तो दोनों ने मिलकर लिखी है। तो सितंबर 2024 में शहरियार कबीर को यूनुस गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया है। ह्यूमन राइट्स वालों ने इसके क्या हो ऊपर रहा है मतलब बांग्लादेश में यार, मतलब बहुत ही वहाँ पे भी जमात का ही पूरा खेल है। कश्मीर में भी हम देखते हैं जमात का है, और कश्मीर जमात और पीएफआई एक जैसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है जिस वे में वो पूरे समाज के हर अंग में घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो उनको उनको डिफीट करना भी बहुत मुश्किल काम है स्टेट के लिए भी, क्योंकि आपने जैसे कहा पैरेलल स्टेट हो जाती है वो। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली फरहद सिंथिया नाम की एक लेडी है इजिप्शियन, हम्म, इसने एक बुक लिखी है मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर। हम्म, तो इसने उसके अंदर बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड के जो फाउंडर थे उसमें से एक फाउंडर का नाम है सरवत खरबवी। हम्म, सरवत खरबवी वॉज ए फ्रीमेसन, ये फ्रीमेसन है। तो फ्रीमेसन्स का भी ऐसा होता है कि वो लोग पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, पैरेलल सिस्टम बनाते हैं, हर जगह वो मर्ज रहते हैं। यूके में बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंशियल है। इसलिए आप देखेंगे मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस यूके में है, और मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफिस आपको टर्की में और इजिप्ट में मिलेगा। टर्की जो हारून यहिया था, इसने बहुत पहले एक किताब लिखी थी ग्लोबल फ्री मेसनरी, उसके अंदर लिखा था कि टर्की के अंदर इनका बहुत बड़ा बेस है। हम्म, और आप देखेंगे जहाँ जहाँ फ्री मेसनरी के बड़े बड़े बेसेस हैं वहाँ पे आपको मुस्लिम ब्रदरहुड के भी बड़े बड़े बेसेस मिलेंगे। हम्म, ठीक है, और इनका जो सिस्टम भी है ना, वर्किंग सिस्टम या कल्चर ऑपरेशनल जो सिस्टम होता है इनका, ये सिमिलर होता है। मतलब एक लेवल होता है चैरिटी वाला, फिर उसके बाद एजुकेशन वाला, फिर इस तरह से, और टॉप लेवल होता है सीक्रेट कल्ट वाला, मतलब जहाँ पे बिल्कुल टॉप ब्रास लोग क्लोज रूम में बैठते हैं। जमात इस्लामी का भी ऐसा ही सिस्टम होता है। एक स्टूडेंट विंग इनका होता है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक इनका अभी इंडिया में तो खैर मिलिटेंट विंग नहीं है, मगर मिलिटेंट विंग बना था सिमी के नाम पर, जो हम्म, जमात इस्लामी से निकला था वो। हम्म, फिर सिमी जब बैन हुई तो फिर पीएफआई भी वहीं से निकला। हम्म। और कश्मीर के अंदर जितना आपको इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी, ये जमात इस्लामी ही है वहाँ पे। और इस उसका मिलिटेंट विंग हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन हो गया। हम्म, और काफ़ी लोग भी कहते हैं कि लश्कर तैयबा जो है, ये कहते तो हैं अपने आप को अहले हदीस, मगर ये मेजॉरिटी जो है इनके अंदर जमात इस्लामी और इखवानी ही होते हैं इसके अंदर। हम्म, जैश ए मोहम्मद के अंदर भी आपको यही लोग मिलेंगे सबसे ज़्यादा। हम्म, तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी को कश्मीर में बैन किया, पूरे इंडिया में नहीं बैन किया, कश्मीर में उन्होंने बैन किया। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखिए, अल्लामा इकबाल आपको मिलेंगे और मौदूदी आपको मिलेंगे, हम्म, जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। मौदूदी ने फातिमा जिन्ना को भी सपोर्ट किया था। हम्म। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जमात इस्लामी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस है। पूरा उन्हीं का अभी जो रेडिकल चल सारा रहा है कुछ अभी। चल रहा है हम्म, ये जमात इस्लामी का ही है। और जब 1971 में जब वॉर चल रही थी, लिबरेशन वॉर, उस टाइम में जमात इस्लामी के रज़ाकार और मिलिशियास हुआ करते थे, जिन लोगों ने बांग्लादेशियों के ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती की, औरतों की इज्जतें तक लूटी गई वहाँ पे। हम्म, हम्म, तो जमात इस्लामी इज़ नॉट जस्ट ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से हमारे पास बताते हैं कि भाई जमात इस्लामी चैरिटी का काम करती है, एजुकेशन के ऊपर लोगों को बांटती है, ये सब फसाद है, मतलब एक मुकुटा है। बल्कि इसके पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो इनके बड़े सिनिस्टर मोटिव्स होते हैं। इनके बड़े बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2-3 इनके फिजिकल मीटिंग्स में गया था। आप इनको देख के लगेगा ही नहीं कि भाई ये शायद, दे डोंट लुक लाइक मौलाना मुल्ला। हम्म। बिल्कुल दाढ़ियाँ आम ही, नागरिकों की तरह। हाँ दाढ़ी भी नहीं होती, दाढ़ी भी एकदम ट्रिम्ड होती है, सूट वूट पहनेंगे, टाई लगाएंगे, आपको लगेगा कि भाई यार ये तो एकदम मॉडर्न मुस्लिम है। हम्म, मगर बातों बातों में आपको कहेंगे कि नहीं, ये जो हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ये एक ही चीज़ से ख़त्म हो सकते हैं, वो है कैलिफेट से, खिलाफा से। इनके जो स्कूल्स भी चलते हैं जमात इस्लामी के, खुद हैदराबाद के अंदर मैं बता रहा हूँ, साइंस एग्जीबिशंस या साइंस फेयर्स लगाते हैं ना हमारे पास। तो आपके स्कूल में अगर साइंस फेयर लगेगा तो क्या होगा, बच्चे क्या बताएंगे? पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इनके स्कूलों में क्या होता है पता है? एक ग्लोब बनाएंगे हम्म, और ग्लोब के ऊपर एक कुर्सी लगाएंगे और बोलेंगे कि ये कुर्सी है कैलिफेट। जमात इस्लामी के स्कूल्स के अंदर हम्म। हैदराबाद के अंदर मैंने देखा है ये और चीज़। कई सारे स्कूल होंगे। कई सारे स्कूल्स हैं। तो इनके स्कूल के नेटवर्क्स, चैरिटी नेटवर्क्स, और ये सारा कुछ एजुकेशन के नाम पे किताबें बांटेंगे, ये सब करेंगे, मगर इसका सिनिस्टर मोटिव है। सिनिस्टर मोटिव क्या है? पैरेलल गवर्नेंस बनाना, पैरेलल गवर्नमेंट बनाना, हम्म। गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, अपराइजिंग क्रिएट करना, प्रोटेस्ट्स और क्रिएट लोगों करना। को घुसाना, मतलब हर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। आईएएस वाले कोचिंग भी मेरे ख्याल से देते हैं ये आईएएस, लोग। आप केरला वगैरह जाइए, पीएफआई का काफ़ी बड़े बड़े विंग्स हैं जो आईएएस पुलिस आईपीएस की, में, यूपीएस। आईएएस में, और ब्यूरोक्रेसी। अक्सर आप इनको ये बोलते हुए सुनोगे कि, एक बंदे ने मुझे बोला रिसेंटली, किसी दावत में मिला था, बोला कि आज मुसलमानों को वकीलों की ज़रूरत है, लॉयर्स की ज़रूरत है। मैंने बोला मुसलमानों को नहीं, कंट्री को ज़रूरत है। जब तक आदमी ये विचार नहीं छोड़ेगा कि हमारी बिरादरी और हम, इससे निकलकर आपको ऊपर के सतह पर जाना पड़ेगा, कंट्री और नेशन,
तब जाके आपका जहन बदलेगा। मैंने बोला कि भाई आप मुसलमानों की नहीं, आप ये बोलिए कि मुसलमानों को बनना चाहिए, मगर कम्युनिटी को ज़रूरत नहीं है, कंट्री को ज़रूरत है। कंट्री को मुसलमान लॉयर्स की ज़रूरत है। आप ऐसा बात करिए, आप ये मत बोलिए कि कम्युनिटी को मुसलमान लॉयर्स की ज़रूरत है। और कम्युनिटी को क्यों ज़रूरत है, ये भी सोचने की बात है। कम्युनिटी को क्यों ज़रूरत है, तो क्या बोलते हैं पता है कि अगर ये हमको फंसवा देंगे कभी, तो लॉयर्स होने चाहिए निकलवाने के लिए। तो लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट्स ये ज़्यादा पुश करते हैं कि भाई जर्नलिस्ट। अरे पुणे में तो इन लोगों ने पूरा एक किसी ने डोनेट कर दिया था घर पूरा कि भाई जर्नलिस्ट को तैयार करो। और ये जितने लेफ्ट अलाइंड मीडिया चैनल्स हैं, इनके साथ उन लोगों ने कोलैबोरेशन करके रखा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने कॉल किया था उनको, 4-5 साल पुरानी बात है। मैंने कॉल किया, पूछा कि आप जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हो? हाँ। बोले कि हम 100 बच्चे लेके आ रहे हैं और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th भी अगर वो मैट्रिक भी पास होता है तो उनको लेके आएंगे। किसी को हम एडिटिंग, किसी को हम ये, किसी को हम ये, किसी को हम ये सिखा रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा इसको फंड कौन कर रहा है? भाई जमात इस्लामी कर रही है। अच्छा ठीक है। और फिर ये मैंने पूछा कि बच्चे ट्रेन होकर जाएंगे कहाँ पे? बोले कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएंगे। अच्छा मैंने बोला मेन स्ट्रीम मीडिया कौन सा, रिपब्लिक में जाएंगे कि आपके टाइम्स नाउ में जाएंगे? नहीं नहीं, रिपब्लिक टाइम्स नाउ नहीं है, हमारे दूसरे है, आप समझ जाइए, लेफ्ट विंग वाले जो हैं। तो हम उनके अंदर जो है हमारे वो भी खरीद लिए अदानी ने। अदानी वहाँ पे भी पैदल कर दिया उन लोगों को। तो इस वजह से आप देखिए ये हमेशा से इसी फोकस पे लगे रहेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप जर्नलिस्ट बनाइए मेन स्ट्रीम में, राइट लेफ्ट। और इनका एक और एजेंडा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है ये जमात इस्लामी वालों का। हर 2 दिन में आप देखोगे कि शेयरिंग ए मील विद ए नॉन मुस्लिम। अच्छा। हाँ, शेयरिंग ए मील विद ए नॉन मुस्लिम, इफ्तार विद ए नॉन मुस्लिम। हाँ बोले यार कितना बढ़िया काम है यार, नॉन मुस्लिम को बुला रहे हैं, दूसरे मुसलमान भी अपील होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। फोकस किस पे होता है? दलितों पे, ST SC BC पर। आप ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाते? RSS वाले को भी तो बुलाओ, क्यों नहीं बुलाते? तो क्या बोलते हैं पता है? नहीं, 2% 3% ब्राह्मण है जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। 80% 90% जो है ये दलित और लो कास्ट वाले लोग हैं। तो हम इनको एंगेज करेंगे, इनको हमारे करीब करेंगे, तो इनकी मेजॉरिटी होगी तो गवर्नमेंट हमारी आएगी। मतलब तुम्हारा एजेंडा ही पॉलिटिकल है। हाँ। तुम जो इफ्तार के लिए लोगों को बुला रहे हो, इसका रिलीजियस रीजन नहीं है, इसका पॉलिटिकल रीजन है। वो तो कन्वर्जन भी जो करते हैं, कन्वर्जन में भी क्या बोलते हैं पता है? दलितों पे फोकस करो, लो कास्ट पे फोकस करो, ये अगर कन्वर्ट होंगे, नंबर्स बढ़ेंगे तो हमारी हुकूमत देंगे। मतलब तुम्हारा फोकस ही हुकूमत है। तुम ये नहीं बोलते हो कि अच्छा भाई वो मुसलमान होगा तो अच्छा इंसान बने, ये नहीं बोलोगे आप बोलोगे घूम फिर के, वो फिर पॉलिटिकल ही आपका पर्पस होता है। यहाँ पे जाकिर नायक थे, उनके फादर वो जमात इस्लामी के मेंबर, जाकिर नायक हार्डकोर जमात इस्लामी। लोग कहते हैं कि वो अहले हदीस नहीं थे, वो जमात इस्लामी। आप जो है दूसरे, अब जैसे कलीम सिद्दीकी साहब जो पकड़े गए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कन्वर्जन के रैकेट में, उनके आप लिंक्स आप बैक ट्रैक करिए, आपको जमात इस्लामी मिलेगा। आप हर जो दावा सेंटर चलता था उसके मेन डोनर्स को आप बैक ट्रैक करिए, आपको जमात इस्लामी मिलेगा हर जगह। सबसे बड़ा मतलब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे, बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ये। अब ये अलग बात है कि इनके पास ज़्यादा लॉयर्स होते हैं, इनके पास ज़्यादा लॉ को समझने वाले लोग होते हैं, तो दे नो हाउ टू एस्केप। हाँ मतलब ये सब अब हर जगह घुसे हुए हैं, और जो लोग इनको नहीं समझते हैं वही मेजोरिटी तो जो इस साइड में है वो इनको समझते ही नहीं है कि क्या चल रहा है, और वो पूरे कमिटेड हैं। बिल्कुल। तो ये लोग जो है अहले हदीस और तबलीगी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि ये लोग रेडिकल। तबलीगी तो देखो बहुत टाइम से ये लोग बोलते आए हैं कि हम मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाना है। तबलीगी का इतना फोकस नहीं है पॉलिटिकल। देवबंद का हो सकता है, देवबंद और तबलीग में फ़र्क होता है। अहले हदीस का भी देखो, वो भी यही बोलेंगे कि भाई एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाओ, जो कब्र पर जा रहा है फातिहा कर रहा है उसको वो छुड़वाओ। ये तो इंटरनल कन्वर्जन्स चलते रहते हैं। मगर जो आउटसाइड कन्वर्जन है, उधर से इधर लेके आओ, एक मुसलमान हिंदू लड़की को मुसलमान बना के शादी करो। वो जो PFI का हुआ था, जो लड़का था वहाँ पे, जो लड़की थी, जो डॉक्टर लड़की थी, वो शादी की मुसलमान से, बड़ा मसला हुआ। तकरीबन 80 लाख से 90 लाख रुपया उस केस के ऊपर लगा। कपिल सिब्बल साहब केस लड़े थे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या लिया, मगर जो मोटा मोटा मैंने लोगों से सुना है कि इस केस के ऊपर पूरा इतना लगभग पैसा लगा। अब आप बताइए किसका पैसा लगा? कम्युनिटी का पैसा लगा। किस केस पे लगा? सिर्फ इस जिद पे लगा कि हिंदू की लड़की मुसलमान होकर आई है तो हम उसके साथ शादी करके रहना चाहते हैं। और फाइनली हुआ क्या कि वो शादी भी टूट गई। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे प्रायोरिटीज़ जो है ना वो सारी अपसाइड डाउन है, और सिर्फ जिद में हम लोग चल रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है और इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हम इसको कभी इन डेप्थ इस पूरी आइडियोलॉजिकल गेम पे बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको निकलना भी है, फ्लाइट है आपकी।
बट ये बहुत ही रिलैक्स तरीके से, और 1-2 घंटे का डिस्कशन है तो हम इसको जी, अच्छे से करेंगे। बट ज़ाक भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, जी। पहली बार हम मिल रहे हैं। ऑनलाइन तो बातें होती रहती थी, बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। नहीं, नहीं, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। जी, थैंक जी। यू सर।